Hello everyone, I am Snehil and I welcome you all on this platform शिक्षा विद स्नेहिल। आज का टॉपिक है हमारा बुद्धिज़्म। इसकी मैं आपको कराऊंगी थ्योरी प्लस PYQs। जो आपकी थ्योरी है वो होने वाली है डिटेल्ड प्लस एट द सेम टाइम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको मैंने कर दिया है हाईलाइट। सो इन केस अगर आप एग्जाम के कुछ दिन पहले ये वीडियो देख रहे हैं तो आप मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है उसको करके जा सकते हैं। बट अगर आपके पास टाइम है तो पूरे टॉपिक्स करिए क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है और ये जो एक्स्ट्रा आप प्रिपरेशन करते हो वही आपको बाकियों से आगे रखता है एग्जाम में। और जितने भी PYQs इसमें मैंने लिए हैं वो आपके हैं जून 2024 से लेकर अभी जुलाई 2018 तक। तो सारे PYQs इस रेंज के हैं। आगे चलते हैं, देखते हैं आपका ये जो टॉपिक बुद्धिज़्म है आपके सिलेबस में आता कहाँ पर है। जो आपकी फर्स्ट यूनिट है एजुकेशनल स्टडीज़ शैक्षणिक अध्ययन, इस यूनिट का आपका टॉपिक है बुद्धिज़्म। इसके अंदर भी आपकी 4 सब यूनिट है। जो पहली सब यूनिट आपकी है इंडियन स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी, उसका टॉपिक है आपका बुद्धिज़्म। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले देख लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स इस वीडियो में कवर्ड होंगे। तो आप इसमें जो ये हाईलाइटेड पार्ट देख रहे हैं कि त्रिपिटक जो है, 3 बास्केट्स ऑफ नॉलेज हैं, 4 नोबल ट्रुथ हैं, इसके अलावा आपका डॉक्ट्रिन ऑफ डिपेंडेंट ओरिजिनेशन है, 8 फोर्थ पाथ हैं और ये रिचुअल्स, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनको तो आप ज़रूर 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 करिए। और जहाँ पर भी इस वीडियो में ये टॉपिक्स आए हैं वहाँ पर मैंने ये एक स्टिकर लगा दिया है इंपॉर्टेंट का, ताकि आपको पता चले कि ये तो किसी भी हालत में करके जाना है। इसके अलावा मैं आपको हिस्ट्री कराऊंगी गौतम बुद्ध की, उनके क्या आइडिया थे वो बताऊंगी। एंड प्रमाणा, कितने तरह से नॉलेज गेन की जा सकती है, बुद्धिज़्म क्या कहता है इसमें, ये करेंगे। 4 स्टेजेस करेंगे बुद्धिस्ट स्पिरिचुअलिटी की, 4 नोबल ट्रुथ्स तो करेंगे ही करेंगे। कितने टाइप की सफरिंग होती है, भवचक्र क्या है, निर्वाणा क्या है, ये सारी चीज़ें कवर करेंगे। इसके अलावा हम सिद्धांत पढ़ेंगे मोमेंटेरीनेस के, कर्मा का सिद्धांत, नो सोल का सिद्धांत। और इसके अलावा बुद्धिस्ट एजुकेशन में क्या करिकुलम था, क्या टीचर था, एवरीथिंग विल बी कवर्ड। इसके अलावा यस, सेक्ट्स ऑफ बुद्धिज़्म भी करेंगे, यानी जो ग्रुप्स थे बुद्धिज़्म के भी अंदर, महायाना एंड हिनायाना, ये सारी चीज़ें कवर होने वाली हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से। सबसे पहले आप देख लीजिए जो हमारा इंडियन फिलॉसफी है, ठीक है, ये जो हमारी इंडियन फिलॉसफी है वो 2 ग्रुप में डिवाइडेड है। पहला जो स्कूल है वो आपका है ऑर्थोडॉक्स स्कूल, और सेकंड जो आपका ग्रुप है वो है आपका हेट्रोडॉक्स। ये पहले भी वीडियोस जो मैंने अपलोड किए ये चीज़ मैंने समझाई है, लेकिन बिल्कुल स्टार्टिंग से कर रहे हैं इसलिए मैंने यहाँ से स्टार्ट किया। ऑर्थोडॉक्स जो आपका स्कूल है वो है आस्तिक, जो हेट्रोडॉक्स है वो है नास्तिक। इसका मतलब क्या है, जो आस्तिक स्कूल है वो वेदास जो होते हैं उनको मानता है, उन पर बेस्ड है, लेकिन जो हेट्रोडॉक्स और नास्तिक स्कूल है वो आपके वेदास को नहीं मानता। तो ज़रा देखिए बुद्धिज़्म कहाँ आता है, ये देखिए बुद्धिस्ट, जो आपका बुद्धिस्ट है वो एक हेट्रोडॉक्स स्कूल है। इसका मतलब बुद्धिज़्म जो है वो वेदों पर बेस्ड नहीं है, याद रखिएगा, वो वेदों के अथॉरिटी को नहीं मानता। और ये देखिए इंपॉर्टेंट का साइन बनाइए, ज़रूर याद कर लीजिए। आपका जो पेपर 1 या पेपर 2 कोई भी है, आपको दोनों में ये हेल्प करने वाला है। एक बार देख लीजिए कि ऑर्थोडॉक्स के कितने स्कूल हैं, हेट्रोडॉक्स के कितने स्कूल हैं। ऑर्थोडॉक्स के आपके 6 स्कूल हैं और हेट्रोडॉक्स के आपके 5 स्कूल हैं। ऑर्थोडॉक्स मतलब आस्तिक, जो वेदों पर विश्वास रखता है। कौन कौन रखता है ज़रा देखिए, आपका न्याय है, आपका वैशेषिका है, सांख्य है, सांख्य को ही हम समख्य भी कहते हैं, आपका योगा है, पूर्व मीमांसा है, वेदांत है, वेदांत को ही हम उत्तर मीमांसा कहते हैं। ये सारे वेदों को मानते हैं, ये आस्तिक हैं, ये ऑर्थोडॉक्स हैं। इसके अलावा 5 आपके क्या आते हैं, हेट्रोडॉक्स, जो कि नास्तिक हैं। कौन कौन है, नाम याद करिए, आपका बौद्ध हो गया, जैन हो गया, आजीविका हो गया, अज्ञान हो गया और चारवाक। ज़रूर याद करिए, इससे क्वेश्चन आता ही है। और बुद्धिज़्म आपका क्या है, याद रखिएगा, हेट्रोडॉक्स यानी कि नास्तिक। और क्लास ले रहे हैं तो याद करके जाया करिए क्लास से ही। चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या क्वेश्चन आया है इस टॉपिक से, पर्टिकुलर सब टॉपिक से। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्कूल ऑफ फिलॉसफी डज नॉट रिजेक्ट द वैदिक अथॉरिटी, यानी वेदों को रिजेक्ट नहीं करता है। इसका मतलब वेदास को मानता है। कौन मानता है, देखते हैं, चारवाक, बौद्ध धर्म, सांख्य या फिर जैन। बताइए क्या आंसर है, पॉज करिए, सोचिए कौन मानता है जी। द राइट आंसर इज सांख्य। सांख्य जो है वो मानता है। अभी मैंने आपको वहाँ पे दिखाया कि चारवाक, बुद्धिज़्म और जैन, ये जितने हैं आपके, ये आपके नहीं मानते हैं किसको, वेदों को। और कौन मानता है, आपका जो सांख्य है वो मानता है,
ठीक है, सो द राइट आंसर इज सांख्य फिलॉसफी। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है द टू बेसिक डिवीजन इन स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलॉसफी आर, जो भारतीय दर्शन शास्त्र है उसके स्कूलों को ना दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। वो कौन से दो पार्ट हैं अभी मैंने आपको बताया। पॉज करिए वीडियो और आंसर बताइए। इसके दो सही आंसर हैं जी, सी एंड डी बोथ आर करेक्ट, ऑर्थोडॉक्स, हेटेरोडॉक्स एंड दूसरा आपका थियस्टिक एंड एथिस्टिक। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए थियस्टिक का मतलब क्या है, जो गॉड पे विश्वास रखता है, भगवान को मानता है। एथिस्टिक क्या है, जो भगवान को नहीं मानता। ऑर्थोडॉक्स क्या है, जो आपका वेदाओं पर बेस्ड है, वेदों को मानता है। हेटेरोडॉक्स क्या है, जो आपके वेदों को, वेदास को नहीं मानता है। इसके दो करेक्ट आंसर है। चलिए आगे चलते हैं। अब थोड़ी सी हिस्ट्री देखते हैं गौतम बुद्ध की, उनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो ये जो पूरी बुद्धिस्ट फिलॉसफी है वो किस पर बेस्ड है, गौतम बुद्ध पे, उनकी टीचिंग पर। वो कहाँ पे उनका जन्म हुआ था, उनका जन्म नेपाल में हुआ था। इनके ना कई नाम थे। पहला नाम इनका सिद्धार्थ था, जो उनके पेरेंट्स ने उनको दिया था। इसके अलावा उनको गौतमी पुत्र और गौतम के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, आफ्टर हिज स्टेप मदर, उनकी सौतेली माँ जो थी, उनके बाद इनको गौतमी पुत्र भी कहा जाने लगा। जब वो 29 साल के थे तो उनसे ना लोगों का दुख या मिजरी देखी नहीं गई, तो वो कहाँ चले गए, वो चले गए बोध गया, और वहाँ पे बोधि ट्री के नीचे उन्होंने की मेडिटेशन। ठीक है, और उनको क्या मिल गया, एनलाइटमेंट। एनलाइटमेंट मतलब क्या होता है, ज्ञान की प्राप्ति हो गई। ठीक है, तब से ही उनको क्या बोला जाने लगा, बुद्धा। बुद्धा का मतलब होता है एनलाइटेंड मन, एक ऐसा इंसान जिसको ज्ञान की प्राप्ति क्या हो गई है, प्राप्त हो गई है। इसके अलावा उन्होंने अपना फर्स्ट सर्मन यानी कि अपना पहला उपदेश जो दिया था उसका नाम था धर्मचक्र प्रवर्तना। ठीक है, नाम याद रखिएगा, धर्मचक्र प्रवर्तन। ठीक, इसके अलावा उनको निर्वाणा हासिल हो गई थी 80 की उम्र में। निर्वाणा मतलब क्या है, मोक्ष, मोक्ष की प्राप्ति, यानी लिबरेट हो गए थे। किस एज में, 80 की उम्र में। और बुद्धिज्म में मोक्ष के लिए जो वर्ड यूज़ करते हैं वो है निर्वाण। याद रखिएगा, मोक्ष वर्ड नहीं यूज़ हो रहा है, मोक्ष कॉन्सेप्ट वही है मोक्ष, लेकिन वो वर्ड क्या यूज़ करते हैं कि आपको निर्वाण की प्राप्ति हो गई है। आगे चलते हैं, थोड़ा बुद्धिज्म का मेन आइडिया देखते हैं, बुद्धिज्म आखिर कहता क्या है। देखिए, जो गौतम बुद्ध थे उन्होंने ना कभी कुछ लिखा नहीं, डॉक्यूमेंट नहीं किया कि ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा है, अपना ज्ञान कभी लिखित रूप में प्रस्तुत नहीं किया। लेकिन उनके जाने के बाद काफ़ी लोगों ने उनकी टीचिंग्स को लिखा, दो लैंग्वेज में लिखा, पाली एंड संस्कृत। ठीक है, और ये जो उन्होंने ज्ञान लिखा उसको कहते हैं बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर, और भी कई नामों से इसे बोला जाता है। बुद्धिस्ट कैनन भी कहते हैं इसको, बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर भी कहते हैं, या कैनन वर्ड का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ टीचिंग। ठीक है, एक मतलब भंडार पढ़ाई का या टीचिंग का। इसी को हम लोग संस्कृत में कहते हैं त्रिपिटक, और पाली लैंग्वेज में इसी को बोला जाता है तिपिटक। ठीक है, इसी को बोलते हैं 3 बास्केट ऑफ नॉलेज एंड 3 ट्रेडिशन ऑफ नॉलेज। सब क्या है, सब इतने नाम है लेकिन मतलब वही है, बुद्धिज्म मतलब बुद्धिस्ट की टीचिंग, बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर। अब ये ना 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। पहला सुत्त पिटक, इसमें क्या आता था, इसमें जो प्रवचन दिए थे गौतम बुद्ध ने वो सारी चीज़ें हैं। ठीक है, जो सेकंड वाला पार्ट, सेकंड ग्रुप में जो डाला गया, इसमें डाले गए वो रूल्स एंड रेगुलेशन जो एक डिसिपल को मानने हैं, यानी कि एक शिष्य को मानने हैं। अगर मान लीजिए कोई मोनेस्ट्री में रह रहा है तो उसे मतलब अनुशासन बनाए रखने के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस मानने पड़ेंगे। तो वो रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं, वो आपके कहाँ लिखे हैं, विनय पिटक में। तीसरा आपका आता है अभिधम। अभिधम पिटक में फिलोसफिकल डिस्कशंस हैं। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन और आंसर के फॉर्मेट में बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की गई हैं। जैसा मैंने आपको अपने पुराने लेक्चर्स में भी बताया है कि मतलब सोल है कि नहीं है, कर्म है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें डिस्कस की गई हैं। एक और चीज़ देख लीजिए, जो आपका फर्स्ट वाला पार्ट है, ठीक है, उसके अंदर 5 सेक्शंस हैं, 5 खंड हैं टोटल। ठीक है, 5 खंड है, उसमें से जो 5वां सेक्शन है, 5th खंड है, वो बात करता है, वो किसके बारे में है, जटाका टेल्स। जटाका टेल्स क्या थी, मतलब बहुत सारी कहानियाँ थी, जैसे कि जो गौतम बुद्ध थे उनके बचपन की कहानियाँ, या फिर आगे आने वाली जो लाइफ थी उसकी कहानियाँ। आगे चलते हैं, देखिए उसी पे बेस्ड एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके सामने है, रीड करते हैं। द पाली त्रिपिटक text are important text of Buddhist education which amongst the following is not a त्रिपिटक। कौन सा नहीं है। अब यहाँ पे आप देखो क्या क्या दिए हैं, आपका ये धम पिटक, ये अभिधम वाला ही है, बस धम लिखा है यहाँ पर, अभिधम है ये। उसके अलावा ज्ञान पिटक, विनय पिटक या सुत्त पिटक, इनमें से कौन सा नहीं है।
आई होप आंसर आपको अब तक तो आ गया होगा। यस, ज्ञान पिटक। ज्ञान पिटक कोई भी पिटक नहीं है जो बुद्धिज्म में दिया गया है, ठीक है। बाकी 3 है, बस ये नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। अब ये देखिए, यहाँ पर भी देखिए इंपॉर्टेंट का साइन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन पेपर 1 के लिए भी इंपॉर्टेंट है, पेपर 2 के लिए भी इंपॉर्टेंट है, अगर ये पेपर आपका एजुकेशन है तो। देखिए यहाँ पर एक वर्ड है प्रमाण। प्रमाणा मतलब होता है मीन्स ऑफ ऑब्टेनिंग नॉलेज, मतलब कैसे आप ज्ञान को प्राप्त कर पाते हो, क्या वो जरिया है। तो डिफरेंट स्कूल्स थे हमारे, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो ऊपर हेडिंग में लिखा हुआ है, यहाँ पे है पूर्व मीमांसा, वेदांता, न्याय फिलॉसफी, समख्य, योगा, जैनिज्म, वैसे बुद्धिज्म, चारवाक, बहुत सारे स्कूल लिखे हैं। हर स्कूल के नीचे मैंने लिखा है कि वो स्कूल क्या कहता है कि कैसे हम नॉलेज गेन कर सकते हैं, वो तरीका क्या है, वो माध्यम क्या है, हर स्कूल का मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। अगर आप देखो पहला चारवाक है, चारवाक कहता है कि नॉलेज की प्राप्ति, नॉलेज गेन हम एक ही तरीके से कर सकते हैं, और वो तरीका क्या है, परसेप्शन, बोध करके। फिर सेकंड आते हैं, सेकंड में देखिए 2 स्कूल हैं, एक वैशेषिक का और एक आपका बुद्धिज्म। ये कहता है 2 तरीके हैं जिससे हम नॉलेज को ऑब्टेन कर सकते हैं। पहला क्या है आपका परसेप्शन, वही सेम देखो जो चारवाक में लिखा था, और दूसरा ये एक एक्स्ट्रा ऐड कर देता है इन्फरेंस। वैसे अगर आप तीसरे को देखो, ऊपर के 2 सेम है, एक ये नया आ गया। आगे चलो, बाकी ऊपर के 3 सेम है, एक नया आ गया। तो मैंने इसको बहुत ही सिस्टमैटिक वे में ऐसे अरेंज किया है कि आप इसे याद कर पाओ, ठीक है। और इसे याद ज़रूर करना, आता है आता है आता है, कितनी बार बोलूँ, ये आता है। तो इसको आप प्लीज़ कर लीजिएगा, पूरी पूरी स्लाइड याद कर लीजिए। और इन सब का मतलब क्या है ये मैं आपको किसी और लेक्चर में बताऊंगी, अभी हमारा फोकस रहना चाहिए बुद्धिज़्म में। तो याद रखिए, बुद्धिज़्म कहता है कि 2 तरीके हैं जिससे आप नॉलेज को, ज्ञान को ऑब्टेन कर सकते हो, प्राप्त कर सकते हो। पहला परसेप्शन और दूसरा इन्फरेंस। चलिए आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन आ गया आपके सामने, रीड करते हैं क्वेश्चन। मैच करना है, यहाँ पर आपको फिलॉसफी दी गई है और यहाँ पे लिखा है क्या तरीका है जिससे आप नॉलेज ऑब्टेन कर सकते हो। तो पहला जैन, चारवाक, न्याय एंड प्रभाकरा। आप पॉज करिए और आंसर करने की कोशिश करिए। और आपको एक चीज़ मैं बता दूं, मैचिंग वाले क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं। मैं हर बार कहती हूँ, ज़रूरी नहीं है कि आपको ये चारों का ही पता हो कि किसका क्या होता है। अगर एक भी पता है तो कभी कभी इसी से आंसर निकल आता है। जैसे आप ये देखो, चारवाक आपको पता है, चारवाक तो एक ही कह रहा था, है ना, आपने देखा था उस फ्लो चार्ट में एक ही था। तो इनमें से जो भी कह रहा है कि एक ही तरीका है, वही उसी से मैच कर दो। जैसे पहला ही देखो लिखा है, ये कह रहा है परसेप्शन ही ओनली वे है जिससे आप नॉलेज गेन कर सकते हो। तो बी का क्या हो गया, फर्स्ट। ऑप्शन में देख लो, बी का फर्स्ट किस में दिया गया है, सिर्फ एक ही है जिसमें बी का फर्स्ट है। सो द करेक्ट आंसर इज थर्ड। बट आप प्लीज़ उस पूरे टेबल को ज़रूर याद करिए, इससे बहुत क्वेश्चंस फंसते हैं, ठीक है। चलिए यही चीज़ आपके लिए हिंदी में है, ये प्रिंट साफ नहीं है थोड़ा। द राइट आंसर इज थर्ड। अब देखते हैं बुद्धिज़्म ने कितने टाइप की अंडरस्टैंडिंग बताई है। बुद्धिज़्म कहता है कि 2 तरह की अंडरस्टैंडिंग होती है। पहला अनुबोध, नोइंग अकॉर्डिंगली। यहाँ पर वो अंडरस्टैंडिंग है जो आपकी बनती है गिवन डेटा देखकर, मतलब आपके सामने कुछ आंकड़े या फिर डेटा है, उस पर बेस्ड आपकी एक अंडरस्टैंडिंग बनी। दूसरे टाइप की अंडरस्टैंडिंग होती है पेनिट्रेशन, या फिर उसी को हम कहते हैं पटवेधा। इसका मतलब है कि डीप अंडरस्टैंडिंग बनना किसी चीज़ की, किसी का वास्तविक स्वभाव पता करना, मतलब बहुत ही डेप्थ में किसी चीज़ की समझ, ठीक है। तो ये 2 आप याद रखिएगा, पहला क्या है अनुबोध और दूसरा आपका क्या है पटवेदा। आगे चलते हैं, बुद्धिस्ट फिलोसोफर्स। देखिए वैसे तो बहुत सारे बुद्धिस्ट फिलोसोफर्स हैं, लेकिन कुछ के नाम आपको याद रखने चाहिए। जैसा एक है गौतम बुद्ध, आपको अब तो पता चल ही गया होगा कि यही है फाउंडर पूरे इस धर्म के, बुद्धिज़्म के। इन्होंने ही ये सारे प्रिंसिपल्स दिए हैं, 4 नोबल ट्रुथ दिए हैं, 8 फोर्थ पाथ दिए हैं, ये सब आपके गौतम बुद्ध ने ही दिए हैं। इसके अलावा सेकंड देखिए नागार्जुना है। जो नागार्जुना है उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया है एम्प्टीनेस का, ठीक है, शून्यता का। तो याद रखिएगा कि शून्यता ये जो कॉन्सेप्ट है, सिद्धांत है, इस पर किसने काम किया है, नागार्जुना ने। इसके अलावा बुद्धिज़्म के ना 4 टोटल स्कूल्स हैं, 4 टोटल स्कूल्स हैं। उसके एक स्कूल का नाम है मध्यम मार्ग। तो ये मध्यम मार्ग जो स्कूल है, इस पर भी किसका योगदान है, नागार्जुना का। तीसरा देखो अश्वघोषा। जो अश्वघोषा है उन्होंने बुद्धिज़्म फिलॉसफी पे काम किया है एंड लिटरेचर पे। जो आपके दिग्नग हैं उन्होंने काम किया है बुद्धिस्ट लॉजिक एंड एपिस्टेमोलॉजी पर, ठीक है। आई होप इतना क्लियर है, और याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। कुछ के तो नाम आपको पता ही होने चाहिए, कभी कभी कुछ पता होते हैं ना, उसी से आंसर निकल आता है बाकियों का भी। चलिए आगे देखते हैं।
हाँ, जो बुद्धिज़्म आपका है वो बॉटम अप अप्रोच है, याद रखिएगा। एंड सॉरी, मैं एक क्वेश्चन ऐड करना भूल गई। ये इससे ना एक क्वेश्चन आया हुआ है मैचिंग वाला, यहाँ पे क्वेश्चन रह गया है। मैचिंग आई थी, अलग अलग फिलॉसफीज़ लिखी थी यहाँ पर, और दूसरी साइड फिलोसोफर के नाम लिखे थे, और आपको मैच करना था कौन सा किससे है। और आपके बुद्धिज़्म से उसमें ये जो दिग्नक दिख रहा है ये वाला आया था मैच करने के लिए। सो वही मैं कह रही हूँ कि अगर आपको कुछ याद है ना तो आप आंसर निकाल लोगे, ज़रूरी नहीं कि आपको सारे ही आते हो तो ही आंसर निकलेगा। चलिए वापस आते हैं यहाँ पर। जो बुद्धिज़्म है वो एक बॉटम अप रिलीजन है। अब इसका क्या मतलब है? जब बुद्धिज़्म नहीं था उसके पहले जितने भी रिलीजन थे ना वो थे टॉप डाउन, टॉप डाउन या फिर टॉप, हाँ डाउन बोल देते हैं, टॉप डाउन रिलीजन। टॉप डाउन रिलीजन का मतलब है कि जो ट्रुथ्स है ना वो कोई डिवाइन पावर है वो हमें दे रही है, ह्यूमैनिटी के ट्रुथ्स, ठीक है, ऊपर से आ रहे हैं, भगवान से हमें ये ट्रुथ्स वगैरह एवरीथिंग मिल रही है। लेकिन जो बुद्धिज़्म थे उन्होंने उल्टा बोला, नहीं, उन्होंने बोला ऐसा नहीं है, बॉटम से चीज़ें जा रही हैं टॉप में, यानी कि जो ह्यूमंस हैं वही एक्सप्रेस कर रहे हैं स्पिरिचुअलिटी कॉन्सेप्ट। बॉटम में आप ह्यूमंस को रख दो और टॉप मतलब यहाँ पे आप गॉड को रख रहे हो। तो जो बाकी धर्म थे वो कह रहे थे कि जो भगवान है या फिर कोई डिवाइन पावर है वही जो है वही है जो ह्यूमैनिटी के ट्रुथ्स हमें बता रही है। लेकिन बुद्धिज़्म ने उल्टा बोला, उन्होंने बोला नहीं, बॉटम अप है, बॉटम अप है, जो ह्यूमंस हैं वो खुद ही पता लगा रहे हैं स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट्स। तो आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई कि बुद्धिज़्म क्यों एक बॉटम रिलीजन है, बॉटम अप रिलीजन है, सॉरी। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इज, जो बुद्धिज़्म है वो नॉन थियस्टिक रिलीजन है। इसका मतलब क्या है उसके पहले आप ये समझो, एक होता है आपका एथिस्टिक, एथिस्टिक जो गॉड पे बिलीव नहीं रखता, ठीक है। दूसरा एक और होता है, वो होता है थीस्टिक, थीस्टिक जो गॉड पे बिलीव रखता है। लेकिन अब एक तीसरा है जो है नॉन थीस्टिक। नॉन थीस्टिक का मतलब एक ऐसा जो कहता है मुझे गॉड के आइडिया की ज़रूरत नहीं है अपने आसपास की रियलिटी का सेंस बनाने के लिए, मतलब अपने आसपास की रियलिटी को समझने के लिए मुझे गॉड की ज़रूरत नहीं है, मतलब वो होंगे लेकिन मुझे उनकी ज़रूरत नहीं है। तो ये तीन हैं। और बुद्धिस्ट क्या है? ये थर्ड वाला है, नॉन थीस्टिक। नॉन थीस्टिक देखा जाए तो एथिस्टिक और थीस्टिक के बीच में आता है। हमेशा याद रखना, जो बुद्धिज़्म है ना वो मिडिल पाथ अपनाता है। अभी बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट आएंगे, सब में उन्होंने ना एक्सट्रीम्स को अवॉइड किया है। वो हमेशा मिडिल पाथ, दोनों का थोड़ा थोड़ा ले लेते हैं और मिडिल पाथ मेंटेन करते हैं। तो 2 पॉइंट याद रखिएगा, समराइज कर रही हूँ आपके लिए पूरी स्लाइड। 2 पॉइंट याद रखिएगा कि बुद्धिज़्म एक बॉटम अप रिलीजन था, बुद्धिज़्म एक नॉन थीस्टिक रिलीजन था। ठीक है, आगे चलते हैं। अब बुद्धिज़्म जब आया था ना उस टाइम ना बहुत ज़्यादा डोमिनेंस था किसका? वैदिक रिचुअल्स का। जो ब्राह्मण्स थे उनका बड़ा ही ज़ोर शोर से, मतलब वो लोग प्रभावित कर रहे थे, ठीक है, उन्हीं की चल रही थी, डोमिनेटेड थे। तो उस टाइम आया था आपका बुद्धिज़्म। और बुद्धिज़्म जब आया ना, अगेन देखो उसने मिडिल पाथ लिया, उसने जो वैदिक बिलीफ था उसको भी रिजेक्ट किया और जो चारवाक था उसको भी रिजेक्ट। चारवाक बहुत ही ज़्यादा मटीरियलिज्म में बिलीव रखता था, उसने पूरी तरह से गॉड वेदा सबको रिजेक्ट कर रखा था। जबकि जो वैदिक बिलीफ था वो तो वेद्स भगवान इन पे बेस्ड था। जो बुद्धिज़्म आया ना उसने ना बीच का रास्ता अपनाया, ना ही उसने टोटली वैदिक बिलीफ को एक्सेप्ट किया ना ही चारवाक को, अगेन मिडिल पाथ। और क्यों आया था? वैदिक रिचुअल्स जो हो रहे थे, सोशल इश्यूज थे कि सिर्फ ब्राह्मण्स ही को ये ज्ञान की प्राप्ति होगी बाकियों को नहीं होगी, उसके रिएक्शन में आया था। ठीक, आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। अगला देखते हैं। जो बुद्धिज़्म आपका है वो कंपैशन एंड लव पर बेस्ड है, जो चैरिटी है वही बुद्धिस्ट रिलीजन का बेसिस है, इसी पर ही आधारित है। ठीक है, बुद्धिस्ट स्पिरिचुअलिटी जो है उसकी 4 स्टेजेस होती हैं, देखते हैं क्या क्या। पहला अहिंसा, मतलब किसी को भी हार्म मत करो, नुकसान मत पहुंचाओ। फिर है आपका मैत्रेय, यानी कि आपको दयालु रहना है, प्रेम पूर्ण रहना है, काइंड लविंग रहना है। तीसरा दान करना है, यानी गिविंग रहना है, गिविंग नेचर होना चाहिए आपका। देन लास्ट है करुणा, कंपैशन। ठीक है, अब आते हैं 4 नोबल ट्रुथ, जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा आता है एग्जाम में। पहली चीज़ तो आपको यही पता होना चाहिए 4 नोबल ट्रुथ्स आपके हैं क्या, तो याद कर लो, और बहुत सिंपल है। पहला, लाइफ जो है वो दुखों से भरी पड़ी है, लाइफ इज़ फुल ऑफ सफरिंग। फिर है सफरिंग का कुछ ना कुछ कॉज होता है, मतलब अगर आपके पास कोई दुख है, अगर आपके पास कोई सफरिंग है तो उसका कुछ ना कुछ क्या रहा होगा, कॉज रहा होगा कि नहीं रहा होगा। सफरिंग है तो उसका कॉज है, तो ये आपका सेकंड नोबल ट्रुथ है।
थर्ड है आपका कि सिसेशन ऑफ सफरिंग, यानी कि उस दुख की समाप्ति, मतलब उस दुख की समाप्ति भी की जा सकती है। लास्ट आपका नोबल ट्रुथ है कि कैसे करो, वो तरीके क्या हैं जिससे आप दुख का मतलब समाप्ति करोगे, वेज ऑफ डिस्ट्रॉइंग सफरिंग। अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, सिर्फ ये सिंपल लाइंस मत याद कर लेना, ये जो इनके वर्ड्स हैं, टर्म्स हैं, इनको भी याद करना। पहला क्या है, लाइफ इज़ फुल ऑफ सफरिंग, दुखा, सफरिंग का कुछ ना कुछ कॉज होता है, दुखा समुदाय, याद करो ये, ठीक है। सिसेशन ऑफ ट्रुथ, यानी कि दुख का क्या हो सकता है, निरोध हमें करना है। तरीके भी हैं जिससे आप क्या करोगे, दुख जो सफरिंग है उसको ख़त्म करोगे, दुख निरोधा या दुख मार्ग, ठीक। ये टर्म्स भी आपको याद करने, क्वेश्चन इसी से ही आ जाता है पहला तो। अब देखते हैं 4 नोबल ट्रुथ में पहला नोबल ट्रुथ क्या है। पहला नोबल ट्रुथ क्या था कि लाइफ सफरिंग से भरी पड़ी है, द लाइफ इज़ फुल ऑफ सफरिंग। इसके अंदर अब मैं आपको बताऊंगी सफरिंग है कितने टाइप की। आप चाहो तो इसे स्किप कर सकते हो, ये थोड़ा डिटेल्ड है, बट यू नेवर नो यूजीसी कहाँ से आपको एनटीए क्वेश्चन दे दे। अभी तक तो नहीं आया, लेकिन आगे आ सकता है। बहुत सिंपल है, आप समझ लो इसे। 3 तरह की सफरिंग होती है। पहला नोबल ट्रुथ क्या था कि लाइफ सफरिंग से है भरी पड़ी है, लाइफ इज़ फुल ऑफ सफरिंग। अब सफरिंग है कितने टाइप की, 3 टाइप की है। पहली ऑर्डिनरी सफरिंग, दूसरी सफरिंग फ्रॉम चेंज, तीसरी सफरिंग फ्रॉम अटैचमेंट। बहुत ईजी है। सफरिंग, ऑर्डिनरी सफरिंग क्या है, मतलब जो आम तौर वाली या साधारण कष्ट हैं। साधारण कष्ट क्या होते हैं, मतलब मान लो बीमार हो, बूढ़े हो गए, चोट लग गई या मरी गए, डेथ हो गई, तो इससे जो सफरिंग आ रही है, इससे जो दुख आ रहा है, वो आपके क्या होते हैं, ऑर्डिनरी सफरिंग। फिर है सफरिंग फ्रॉम चेंज। अब देखो लाइफ हमेशा सेम तो रहती नहीं, कभी खुशी का टाइम चल रहा है तो कभी दुख का टाइम चल रहा है, कभी अच्छे एक्सपीरियंसेस हैं, कभी बुरे एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं। तो जब आपके अच्छे एक्सपीरियंस या हैप्पीनेस आपकी चली जाती है तो उससे आपको दुख होता है ना, तो वो वाला जो दुख है वो इस कैटेगरी का है, सफरिंग फ्रॉम चेंज, परिवर्तन द्वारा उत्पन्न पीड़ा, ठीक है, चेंजेस की वजह से जो पीड़ा हो रही है। तीसरा आपका क्या है, सफरिंग फ्रॉम अटैचमेंट। सफरिंग फ्रॉम अटैचमेंट का क्या मतलब है कि आपको चीज़ों से लगाव हो जाता है ना। मान लीजिए मेरी शादी हो गई, मैं बूढ़ी हो गई, मेरे बच्चे हो गए, उसके बाद अब मुझे अटैचमेंट है मेरे बच्चों से। अब मैं चाहूँगी कि मतलब मेरी डेथ ना हो, मैं अपने बच्चों के संग टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ। या फिर अपने पेरेंट्स को ले लो, आपको अपने पेरेंट्स से अटैचमेंट हो जाता है कि वो हमेशा जीवित रहें, वो हमेशा आपके साथ रहें, है ना। फिर अगर वो नहीं रहते हैं तो आपको सफरिंग होती है, दुख होता है, तो ये वो वाली सफरिंग है। अब यहाँ पर बोला गया है अटैचमेंट है ना 5, ये क्या था, सफरिंग फ्रॉम अटैचमेंट ना, जो आपको लोगों से अटैचमेंट हो गया उसकी वजह से सफरिंग। तो ये 5 तरह के अटैचमेंट होते हैं, 5 एग्रीगेट्स या फिर 5 टाइप के अटैचमेंट। इनके 5 के नाम आप बस याद कर लो, उतना ही सफिशिएंट है। मैटर एंड बॉडी, सेंसेशन या फीलिंग, तीसरा परसेप्शन या अंडरस्टैंडिंग, फोर्थ मेंटल फॉर्मेशन या थॉट, और 5वां कॉन्शियसनेस या अवेयरनेस। इनको मैंने एक्सप्लेन किया, आप चाहो तो छोड़ सकते हो। अटैचमेंट क्या है, मैटर या बॉडी, मतलब किसी इंसान या किसी चीज़ से अटैचमेंट। सेंसेशन या फीलिंग, या आपको कोई फीलिंग अच्छी लग गई है ना, जैसे आप मान लीजिए कोई चीज़ खाते हो तो आपको अच्छा लगता है, उसको फील करते हो खा के। कोई कपड़ा पहना तो उसको फील करके अच्छा लगा, इस तरह के अटैचमेंट। किसी अंडरस्टैंडिंग या परसेप्शन का अटैचमेंट। तो ये 5 तरह के आपके क्या हैं, अटैचमेंट्स। आगे चलते हैं सेकेंड नोबल ट्रुथ। सेकेंड नोबल ट्रुथ जो है, इसके अंदर आप 2 टॉपिक्स हैं। पहला है डॉक्ट्रिन ऑफ डिपेंडेंट ओरिजिनेशन, इसी को कहते हैं प्रत्यय समुत्पात, और दूसरा है भव्य चक्र। चलिए देखते हैं। अब देखो सेकेंड नोबल ट्रुथ था क्या, वो ये था ना कि हर सफरिंग का क्या है, एवरी सफरिंग हैज़ अ कॉज। सफरिंग हो रही है तो किसी वजह से हो रही है, कोई ना कोई कॉज रहा होगा, मतलब ये कॉज है तो सफरिंग क्या है, उसका इफेक्ट है, ठीक है। हर कॉज का कुछ ना कुछ इफेक्ट है, ठीक, इतना याद है। अब देखो यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये जो सेकेंड नोबल ट्रुथ है वो आप एक्सप्लेन कर सकते हो इस वाले सिद्धांत से, डॉक्ट्रिन ऑफ डिपेंडेंट ओरिजिनेशन। कोई चीज़ ओरिजिनेट हो रही है तो वो किसी चीज़ पे डिपेंड कर रही है, ठीक है। यस, ये है 12 चेन ऑफ 12 कॉज एंड इफेक्ट। एक पूरी साइकिल है, ठीक है, एक पूरी साइकिल है ऐसे करके। ये 12 मतलब इसमें 12 एलिमेंट्स आते हैं। ये है इसकी वजह से ये हो रहा है, अब इसकी वजह से ये हो रहा है, इसकी वजह से ये हो रहा है, ऐसे करके टोटल कितने हैं, 12 हैं, और सब एक दूसरे के कॉज या इफेक्ट है। फॉर एग्जाम्पल इसकी वजह से ये, एक मिनट मुझे कलर चेंज करने दीजिए पेन का। मान लीजिए इसकी वजह से ये हो रहा था तो ये कॉज हो गया, ये इफेक्ट हो गया। लेकिन अब क्या हो रहा है, इसकी वजह से ये हो रहा है तो ये क्या बन गया, कॉज, और ये इफेक्ट। तो आप देख रहे हैं कोई एक चीज़ है तो वो इफेक्ट भी है
और वो क्या है आपका कॉज भी है। तो ऐसे टोटल एक पूरी साइकिल, एक चेन है कितने की, 12 एलिमेंट्स की चेन है। इसी को हम क्या कहते हैं, भव्य चक्र। और ये भव्य चक्र की शुरुआत कहाँ से होती है, डिजायर से। अगर आपके अंदर इच्छाएं हैं, वही सारे सफरिंग और दुखों का क्या है, कारण है। डिजायर है तो सफरिंग है, ठीक। और ये चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। अब इस पिक्चर से समझिए क्या है, ठीक है। ये यही है आपका भव्य चक्र, याद रखिएगा। भव्य चक्र है साइकिल ऑफ एग्जिस्टेंस, और ये क्या है, टोटल इसमें 12 क्या है, एलिमेंट्स हैं, या फिर आप बोल दो 12 लिंक्स हैं, ठीक है। 12 एलिमेंट्स या 12 लिंक्स हैं, और सब एक दूसरे के कॉज या इफेक्ट हैं। अब एक बार एक डिवीजन देखिए यहाँ पर, कि ये जो टोटल 12 है ना, इसको आप डिवाइड कर सकते हो 3 पार्ट्स में। पहला क्या है, पास्ट। पास्ट में कौन कौन आता है, इग्नोरेंस एंड मेंटल फॉर्मेशन। दूसरा आपका है प्रेजेंट, इसमें टोटल 8 आते हैं, यहाँ से स्टार्ट होते हैं और एंड होता है आपका यहाँ पर। कितने हो गए देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। प्रेजेंट में कितने, 8। फिर फ्यूचर आता है, फ्यूचर में आपके आते हैं 2, बर्थ, दूसरा एजिंग एंड डेथ। तो पहला तो यही याद रखिए कि ये जो 12 हैं इसको आप डिवाइड कर सकते हो पास्ट, पास्ट में 2, प्रेजेंट, प्रेजेंट में कितने, 8, और एक आपका फ्यूचर, फ्यूचर में कितने, 2, ठीक है। पहली चीज़ तो ये याद रखिए। और इससे क्वेश्चन आता है, पूछ लिया जाता है, अच्छा बताओ 4th वाली लिंक कौन सी थी, अच्छा बताओ 5th वाली लिंक कौन सी थी। स्टार्टिंग यहाँ से, इग्नोरेंस आपका 1 है, ठीक है, ये 1 है, यहाँ से स्टार्टिंग। तो ये सारे नाम आपको याद करने पड़ेंगे, और मैं अभी आपको ना समझाऊंगी सबका मतलब क्या है। तो एक थोड़ी सी स्टोरी से ना आप समझ जाओगे, मतलब याद हो जाएगा आपको ये सारे स्टेजेस एक स्टोरी से। तो एक चीज़ और यहाँ पे नोट करिए कि कभी कभी क्या होता है ना, सेम चीज़ को ना कई नाम से जाना जाता है। जैसे ये मेंटल फॉर्मेशन है, एग्जाम में हो सकता है ये जो मेंटल फॉर्मेशन है उसकी जगह क्या लिख कर आ जाए, फैब्रिकेशन, क्योंकि सबका मतलब सेम ही है लगभग। इसकी जगह हो सकता है लिख कर आ जाए प्री डिस्पोजिशन, ठीक है। वैसे कभी ये देखो माइंड एंड मैटर है, इसकी जगह बहुत सारी चीज़ें लिख कर आ सकती है। क्या पता साइकोफिजिकल बॉडी लिख कर आ जाए, क्या पता नाम रूप लिख कर आ जाए, ठीक है, या फिर नेम एंड फॉर्म लिख के आ जाए। इसलिए मैंने ये टेबल आपके लिए मतलब एक पूरा सीक्वेंस में बनाया है, और उस चीज़ के ना सारे नाम लिख दिए जिस भी नाम से वो आ सकती है। जैसे अटैचमेंट को क्लिंगिंग भी कहते हैं, ठीक है। तो ये याद कर लीजिएगा सारे नाम। और अब मैं आपको सिखाती हूँ याद करना कि आप कैसे याद रख सकते हो ये पूरा सीक्वेंस, ठीक। उसके पहले एक बार ये देखिए, मैंने वही चीज़ लिख दी है कि पास्ट के 2 हैं, प्रेजेंट के 8 हैं, फ्यूचर के भी 2 हैं। एक और पॉइंट एक मिस हो गया था कि ये जो आपका सिद्धांत है ना डिपेंडेंट ओरिजिनेशन का, जिसे हम कहते हैं प्रत्यय समुत्पाद या फिर स्वदाश निदान का सिद्धांत, इसी पर बेस्ड ना और भी नए सिद्धांत हैं। इस एक अकेले सिद्धांत को ना बहुत ही मेन प्रिंसिपल माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसी पे आधारित 3 और सिद्धांत है। कौन से सिद्धांत? आपके कर्मा का, डॉक्ट्रिन ऑफ कर्मा, एंड एक ये देखिए डॉक्ट्रिन ऑफ मोमेंटेरीनेस, ठीक है। और तीसरा क्या है? डॉक्ट्रिन ऑफ नॉन सोल, नॉन सोल, कर्मा, नॉन सोल, और एक क्या है? मोमेंटेरीनेस, यानी कि हर चीज़ मतलब हमेशा नहीं रहती, मोमेंटेरीली रह रही है, मतलब कुछ समय के लिए रह रही है। तो ये 3 सिद्धांत भी किस पे बेस्ड हैं? आपके डिपेंडेंट ओरिजिनेशन, प्रत्यय समुत्पाद वाले या फिर स्वदाश निदान सिद्धांत पर आधारित हैं। अब चलिए, जो मैंने आपको ये साइकिल बताई थी, इनके आपको मतलब बताती हूँ और एक सीक्वेंस में याद करवाती हूँ। चलिए देखिए, अब आपको याद होगा कि पहले के जो 2 थे वो क्या थे? पास्ट के थे, ठीक है। अब आप नया जन्म लेने वाले हो, वो यहाँ से स्टार्ट होगा, 3rd से, ये आपका प्रेजेंट लाइफ का हो जाएगा। अब जब आप नया जन्म लेने वाले थे तो आप पुराने जन्म से कुछ चीज़ें लेकर आए हो, तो वो पास्ट की चीज़ें क्या क्या? इग्नोरेंस, अज्ञानता। आपके अंदर अज्ञानता थी, आपके अंदर जीने की, दोबारा से पैदा होने की इच्छा थी, क्योंकि आपकी जो लालसा थी या फिर आपकी जो डिज़ायर्स थी वो पूरी नहीं हुई थी, तो वो आपकी स्टेज में आती हैं, ठीक है। इसी की वजह से आप क्या चाहते हो कि आप दोबारा जन्म लो। फिर अब आपके अंदर ये अज्ञानता थी कि मेरी डिज़ायर्स पूरी नहीं हो, मुझे दोबारा ये सब चीज़ें मिले, तो वो आपके क्या हो जाते हैं? संस्कार बन जाते हैं। आप कुछ मेंटल इम्प्रिंट्स लेकर आते हो, कुछ टेंडेंसीज लेकर आते हो, पुराने जन्म से कुछ चीज़ें लेकर आते हो। तो ये दोनों आपकी पास्ट की चीज़ें। पहला क्या था? इग्नोरेंस यानी अज्ञानता। आपके अंदर अभी भी दोबारा जीने की इच्छा थी, आप चाहते थे दोबारा आपका जन्म हो। क्यों जन्म हो? क्योंकि आपके अंदर डिज़ायर्स भरी पड़ी है, अटैचमेंट होगा चीज़ों से, इसलिए।
फिर जब आप आने वाले हो नया जन्म लेने, तो आप पुराने जन्म से कुछ संस्कार लेकर आओगे। ठीक, इतना क्लियर हो गया। अब आपकी आती है प्रेजेंट लाइफ। ये आपकी पास्ट के हो गए दो। अब आपकी आती है प्रेजेंट लाइफ। अब प्रेजेंट लाइफ में जब आप पुरानी लाइफ से संस्कार लेकर आ रहे हो, वो संस्कार आपकी नई लाइफ की कॉन्शियसनेस या फिर चेतना बनेंगे। अब आप बिल्कुल बिल्कुल ही नया जन्म नहीं लेते हो, बिल्कुल नए पैदा हो गए और नए नए एक्सपीरियंसेस ले रहे हो, नहीं। आप जो पुराना आपका जो पास्ट है वो आपको कंडीशन करता है। पुराने पास्ट की झलकें रहेंगी आपके एक्सपीरियंसेस में। अब आप जो भी चीज़ें देखोगे, परसीव करोगे, कहीं ना कहीं आपके दिमाग में पास्ट की चीज़ें रहेंगी, वो इन्फ्लुएंस करेंगी आपकी प्रेजेंट रियलिटी को। ठीक है, तो आप जो पास्ट से संस्कार लेके आए वो आपकी कॉन्शियसनेस या चेतना बनाएंगे, जिसकी मदद से अब आप चीज़ों को एक्सपीरियंस करोगे। लेकिन अब वो जो नई चीज़ें एक्सपीरियंस कर रहे हो ना, उसमें कहीं ना कहीं झलक किसकी होगी? आपके पुराने संस्कार, पास्ट लाइफ की। अब याद रखो 6 टाइप के होते हैं कॉन्शियसनेस। पहला क्या है? आई, ईयर कॉन्शियसनेस, नोज, टंग, बॉडी एंड इंटेलेक्ट। अगर आप ध्यान दो, ये 5 जो हमारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं वही लिखे हुए हैं, प्लस एक एक्स्ट्रा क्या लिखा है? इंटेलेक्ट। ठीक है, अब देखो मैं आपको इतना समझा इसलिए रही हूँ, ये अभी तक तो ऐसा क्वेश्चन नहीं आया है कि आपको डेफिनेशन दे दी और पूछ लिया बताओ कौन सा है, लेकिन आपको ये सीक्वेंस याद हो जाना, इसलिए मैं आपको ये समझा रही हूँ। पहला, पास्ट लाइफ से आप इग्नोरेंस लेके आए, अज्ञानता लेके आए, उस टाइम आपके कुछ संस्कार होंगे, उससे वो आए, उससे आपकी नए जन्म की कॉन्शियसनेस या चेतना बनी। अब आगे जाते हैं। अब आपकी चेतना तो बन गई, आपकी चेतना तो बन गई। अब आप अगर मान लो अपनी माँ के गर्भ में हो, वूम्ब में हो, अब वहाँ पे आपकी 2 चीज़ें बनेंगी। एक तो नेम बनेगा, यहाँ पे नेम से मतलब है आपका मेंटल कॉन्सेप्ट बनेगा, ये सब चीज़ें लिखी हैं देखिए यहाँ पे। और फॉर्म बनेगा, फॉर्म मतलब आपकी माँ के पेट में आपकी फिजिकल बॉडी बनेगी। और जब ये दोनों बन जाएंगे तब आप कहलाओगे एक इंडिविजुअल एंटिटी, एक पूरे इंसान। और ये जो पूरा इंसान होगा जिसके पास मेंटल कॉन्सेप्ट है और फिजिकल बॉडी है, वो वर्ड को परसीव कर पाएगा, मतलब एक नज़रिया बना पाएगा या फिर समझ पाएगा। ठीक, समझ आया? फिर पीछे जाते हैं एक बार, याद कर लीजिए। पहला क्या था आपका? पास्ट का इग्नोरेंस और संस्कार, उन संस्कार से प्रेजेंट लाइफ में कॉन्शियसनेस आई। फिर आप अपनी माँ के पेट में गए तो आपका नेम एंड फॉर्म बना, यानी कि माइंड एंड मैटर बना, आपका मतलब मेंटल कॉन्सेप्ट और बॉडी बनी। फिर इसके बाद अब आपकी बॉडी बन गई है तो उस बॉडी में क्या होंगे? आपके सेंस ऑर्गन्स। सेंस ऑर्गन देखिए आपके वही 5 हैं, आई, ईयर, नोज, टंग एंड स्किन, और एक एक्स्ट्रा माइंड। अब आपके सेंस ऑर्गन बने हैं तो आप क्या करोगे? उस सेंस ऑर्गन की मदद से स्पर्श करोगे, कांटेक्ट करोगे, मतलब अपने आसपास का जो वर्ल्ड है उससे इंटरेक्ट करोगे, कांटेक्ट करोगे कि नहीं करोगे? ठीक, ये तो बहुत इजी है। अब यहाँ से स्टार्ट करिए। देखिए अब आपकी बॉडी बन गई, उस बॉडी में है सेंस ऑर्गन्स, उस सेंस ऑर्गन की मदद से करोगे कांटेक्ट वर्ड से। देन उसके बाद अब कांटेक्ट कर रहे हो वर्ड से तो आपके अंदर क्या आएंगी? फीलिंग्स। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपने देखा था, आपके कौन कौन से सेंस ऑर्गन्स थे? आईज थे, ईयर थे, और ईयर मैं यहाँ लिखना चाहूँगी, हाँ, और क्या था? हाँ, नोज़ थी, इसके अलावा आपकी टंग थी, और आपका स्किन था, राइट? ये सब थे। अब आईज हैं आपके पास सेंस ऑर्गन, तो उससे क्या फीलिंग जनरेट होगी? विजुअल सेंसेशंस आएंगे। मान लीजिए कोई चीज़ है, मुझे देखना बहुत अच्छा लगता है, जैसे कोई एक्ट्रेस है या फिर एक्टर है, मैं उसको देखती हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, बड़ी अच्छी फीलिंग आती है। ठीक है, या फिर कोई फूल है या कोई कपड़े हैं, उसको देखकर मुझे बहुत अच्छी फीलिंग आती है। तो ये जो सेंस ऑर्गन थे, आपने उससे कांटेक्ट किया, उसी की वजह से तो ये फीलिंग आई, तो विजुअल सेंसेशन। आपके कान थे, आपने उन कान की मदद से कांटेक्ट किया, तभी तो ऑडिटरी सेंसेशन आई, सुनना अच्छा लगा। फॉर एग्जांपल कोई सिंगर है, मुझे अच्छा लगने लगा, तो मेरे अंदर ऑडिटरी सेंसेशन है उसके लिए। नोज़ है तो ऑल्फैक्टरी सेंसेशन, ऑल्फैक्टरी का मतलब ही होता है स्मेल। ठीक है, टंग है तो टंग से क्या आया? टेस्ट आया। और गस्टेटरी वर्ड मतलब गट किसे कहते हैं? गट मतलब पेट होता है ना, तो ये उसका सेंसेशन। स्किन क्या होता है? स्किन से टेक्टाइल, टेक्टाइल मतलब जिसे टच कर पाओ। मान लीजिए कोई तरह का कपड़ा है, सिल्क कपड़ा, मुझे छूना बहुत अच्छा लगता है, मुझे सिल्क के कपड़े पहनने बहुत अच्छे लगते हैं, तो टेक्टाइल सेंसेशन आ गया। वैसे ही आपका एक था माइंड, तो माइंड में क्या आ गया? आपका इंटेलेक्चुअल सेंसेशन। तो एक स्टोरी जैसी आपको आई होप समझ आ गई होगी यहाँ तक। एक बार फिर से चलते हैं वापस। सबसे पहले अज्ञानता थी आपकी, इग्नोरेंस। उस इग्नोरेंस में ही आपके पास पास्ट लाइफ के क्या थे? संस्कार थे।
अब ये पास्ट की चीज़ें आप नए जन्म लेके आओगे, नए जन्म में लेकर आओगे, आपकी चेतना, आपकी कॉन्शियसनेस। अब उसके बाद जब आप लेकर आए तो आपकी बॉडी बनी, आपका क्या बना, मेंटल कॉन्सेप्ट बना। थोड़ा क्लियर कर देते हैं, बहुत हौच पौच हो गई है। कॉन्शियसनेस से क्या बना, आपकी माँ के पेट में आपके मेंटल कॉन्सेप्ट्स बने, आपकी बॉडी बनी। ठीक है, अब बॉडी बनी है तो सेंस ऑर्गन्स बने, उन सेंस ऑर्गन्स की मदद से कांटेक्ट करोगे वर्ड से। अब वर्ड से कांटेक्ट कर रहे हो तो अलग अलग क्या जनरेट होंगी, आपकी फीलिंग्स जनरेट होंगी। अब फीलिंग्स जनरेट होंगी तो उनकी क्रेविंग हो जाएगी। अगर आपको कोई चीज़ फीलिंग अच्छी लग गई तो उसकी लालसा नहीं होने लगती कि फिर से मिले, फिर से मिले। मान लो जैसे यहाँ पर ये गस्टेटरी वाली थी, टंग वाली, कि मैंने कुछ खाया तो मुझे बड़ा अच्छा लगा उसको खा के, तो मेरे अंदर एक क्रेविंग नहीं आ जाएगी, क्रेविंग फॉर टेस्ट, कि यार मुझे दोबारा छोले भटूरे मिल जाए खाने को। ठीक है, तो फीलिंग से क्या जनरेट होगी, क्रेविंग। क्रेविंग कितने टाइप की, अगेन 6 टाइप की। बस वही जो सेंस ऑर्गन थे उन्हीं की क्रेविंग। देखो, क्रेविंग ऑफ फॉर्म मतलब देखने वाली, व्यू वाली। साउंड मतलब जो आपने ईयर्स से सुना। स्मेल क्या, आपके जो क्या कहेंगे, नोज़ वाला, नोज़ से आई। फिर टेस्ट क्या, आपकी टंग से आई। देखिए सेंस ऑर्गन्स ही है ये। टच क्या है, आपकी स्किन से। एक एक्स्ट्रा क्या आ गया, आइडियाज़, क्योंकि आपने माइंड को भी एक सेंस ऑर्गन माना था। अब फीलिंग से स्टार्ट करते हैं फिर से। फीलिंग्स जनरेट हुई तो आपको क्रेविंग हो गई उस चीज़ की। क्रेविंग हो गई तो आपको उस चीज़ से अटैचमेंट नहीं हो जाएगा, आप उससे बिल्कुल मतलब क्या बताऊँ मैं, क्लिंग नहीं हो जाओगे, लटक नहीं जाओगे कि मुझे तो ये चाहिए ही चाहिए। अब जब भी आपसे पूछा जाए क्या खाना है रेस्टोरेंट में, तो आप कह रहे हो मुझे तो छोले भटूरे ही खाने हैं, तो आपको एक अटैचमेंट सा हो गया ना उस चीज़ से। अब यहीं पे एक एग्जाम्पल एक इंसान का भी ले सकते हो कि मान लीजिए कोई इंसान है, आपको उसके संग अच्छी फीलिंग आती है, आपको अच्छा लगता है, तो आपको उसकी क्रेविंग होती है कि यार फिर से उससे मिलना है या फिर नहीं मिलना है। फिर उससे आपको क्या हो जाता है, उस इंसान से आपको अटैचमेंट हो जाता है। तो आई होप इतना क्लियर और याद हो गया होगा। अटैचमेंट हो गया, 4 टाइप का अटैचमेंट होता है। इतना मत भी याद करो तो चलेगा, लेकिन इस सीक्वेंस याद करने के लिए मैं इतनी पूरी कहानी समझा रही हूँ आपको, क्योंकि इस कहानी से हमेशा याद रहेगा। अदरवाइज अगर रैंडमली याद करोगे तो 1-2 दिन के बाद भूल जाओगे। अब उसके बाद क्या आता है, अटैचमेंट जब हो जाता है हमें किसी चीज़ से, फिर नेक्स्ट स्टेज आती है हमारी बिकमिंग। बिकमिंग मतलब विल टू बी बॉर्न। आपकी दोबारा पैदा होने की क्या आती है, इच्छा जनरेट होती है। ठीक है, जब आप किसी से अटैच हो गए, जैसे मैंने आपको मदर फादर या बच्चे का एग्जाम्पल दिया कि अब आप फॉर एग्जाम्पल मेरे बच्चे हो गए, मैं बूढ़ी हो गई हूँ, अब मैं सोच रही हूँ कि मुझे फिर से जन्म लेना है ताकि फिर से मैं मदरहुड को एक्सपीरियंस कर पाऊँ, फिर से माँ बन पाऊँ। और या फिर कोई इंसान सोचता है कि नहीं मुझे दोबारा जन्म लेना है क्योंकि मुझे बहुत सारा, अगली बार मैं बहुत अच्छे से एक अच्छा जीवन व्यतीत करूँगा। तो बिकमिंग मीन्स विल टू बी बॉर्न, दोबारा ये पैदा होने की इच्छा। अब दोबारा पैदा होने की इच्छा क्यों क्यों जनरेट हुई, क्यों जनरेट हुई, क्योंकि आपके अंदर भर भर के क्या थी, डिज़ायर्स थी। डिज़ायर्स और डिज़ायर्स हैं, उसी वजह से अब आप दोबारा जन्म ले भी लोगे। दोबारा जन्म लोगे, फिर बूढ़े होगे, डेथ होगे, और ये साइकिल चलती जाएगी, चलती जाएगी, चलती जाएगी, चलती जाएगी। देखो ये जो साइकिल थी हमारी चलती जाएगी, और आप फंसे रह जाओगे इस साइकिल में, और आप हमेशा सफ़र करते रहोगे। लेकिन बुद्धिज़्म कहता है आपको अगर निर्वाण हासिल करना है, अगर आप चाहते हो मोक्ष की प्राप्ति, तो इस साइकिल में मत घूमो, किसी तरह इस साइकिल से बाहर आ जाओ। जिस दिन आप इस साइकिल से बाहर आ गए, आपकी इच्छा खत्म हो गई दोबारा पैदा होने की, बिकमिंग लिखा है ना, बिकमिंग स्टेज, विल टू बी बॉर्न, उस दिन आप क्या हासिल कर दोगे, निर्वाण हासिल कर लोगे, आपको प्राप्ति हो जाएगी मोक्ष की, आप लिबरेट हो जाओगे। ठीक है, सो चलिए एक बार फाइनल और देख लेते हैं। ये दोनों पास्ट के थे, इसकी वजह से ये आपके प्रेजेंट की चीज़ें आई, प्रेजेंट की वजह से आपकी ये फ्यूचर की चीज़ें आई। आई होप आपको ये सीक्वेंस अब याद हो गया होगा, क्योंकि क्वेश्चन आता है इससे। चलिए अब क्वेश्चन करते हैं, अभी पता चल जाएगा आपको याद हुआ कि नहीं हुआ क्वेश्चन देखकर। चलिए कहाँ चला गया, हाँ चलिए क्वेश्चन 5 आपके सामने रीड करते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट 4th, 8th एंड 12th लिंक इन द 12 लिंक्स ऑफ सफरिंग अकॉर्डिंग टू बुद्धा फिलॉसफी। ये अब बताना है 4th वाला लेवल कौन सा था, 6th में, 8th में कौन सा था, 12th में कौन सा था। पॉज करिए वीडियो को और खुद ही बताइए कौन सा था कौन सा लिंक। आई होप आपने आंसर ढूंढ लिया होगा। तो पहला आपको याद होगा हमारा था इग्नोरेंस। दूसरा हमारा क्या था, उस अज्ञानता की वजह से हमारे कुछ संस्कार बने थे, उन संस्कार का नाम प्रीडिस्पोजिशन भी था, कहीं पे मेंटल फॉर्मेशन लिखा था। तीसरा उसकी वजह से हमारी चेतना बनती है, कॉन्शियसनेस। चौथा उसकी वजह से हमारी क्या बनता है, नेम एंड
क्या बोलेंगे, बॉडी बनती है, या फिर मैटर एंड माइंड भी वर्ड यूज़ किया गया है। पांचवा, आप उसकी वजह से हमारे सेंस ऑर्गन्स आते हैं। सेंस ऑर्गन से हम कांटेक्ट करते हैं, मतलब सेंस ऑर्गन से तभी तो एनवायरनमेंट से कांटेक्ट किया, इंटरेक्ट किया। अब कांटेक्ट किया तो फिर क्रेविंग होने लगती, सॉरी कांटेक्ट किया तो फीलिंग्स जनरेट होती हैं, आपको अच्छी फीलिंग्स, अच्छे सेंसेशंस या बुरे सेंसेशंस मिलते हैं। अब सेंसेशंस है, फीलिंग्स आई तो आपको उसकी क्रेविंग होने लगती कि यार ये और मिले मुझे। फिर जब आपको किसी चीज़ की क्रेविंग होने लगती है तो आप उससे क्या हो जाते हो, अटैच्ड हो जाते हो। अटैच्ड हो जाते हो तो आपके अंदर एक इच्छा जागती है दोबारा पैदा होने की, उसको कहते हैं बिकमिंग। फिर क्या, उसके बाद हो गए पैदा, लो रीबर्थ हो गई तुम्हारी या बर्थ हो गई तुम्हारी। फिर उसके बाद तुम एज करोगे, दोबारा ये साइकिल घूमोगे, फिर से तुम्हारी डेथ होगी और ये साइकिल चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी। तो देखो फोर्थ नंबर पे क्या है, फोर्थ नंबर पे नेम एंड बॉडी, या फिर इसी को क्या था, माइंड एंड मैटर भी था इसी का नाम। तो देखते हैं फर्स्ट नंबर पे कुछ है, ये देखो माइंड एंड बॉडी, माइंड एंड बॉडी, माइंड एंड बॉडी। तो देखो और किसी में तो ये फर्स्ट है नहीं, कॉन्शियसनेस हमारा थर्ड था, सेंस ऑर्गन्स हमारे फिफ्थ थे, इग्नोरेंस फर्स्ट। सो द राइट आंसर इज सेकेंड। सो आई होप आपने भी आंसर निकाल लिया होगा। चलिए आगे देखते हैं, फोर्थ नोबल ट्रुथ क्या था हमारा। फोर्थ नोबल ट्रुथ यही था कि ये जो सारी सफरिंग्स है उससे बचा जा सकता है, उससे मुक्ति पाई जा सकती है। ठीक है, और कैसे मुक्ति पाई जाएगी, यही बताया गया था कि ये जो भव चक्र है इसमें मत घूमो, ये बार बार रीबर्थ मत लो, ये जो आप चीज़ों से अटैच हो रहे हो, ये जो आप के अंदर इच्छा जाग रही है दोबारा से जन्म लेने की, अगर उससे बाहर निकल आए तो आपको क्या हासिल हो जाएगा, निर्वाण यानी कि मोक्ष। उसी को कई कई वर्ड से आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में कि आप लिबरेट हो गए, इमेंसिपेट हो गए, या फिर और भी नाम है देखिए, तन्हाक्य, या फिर जो एक्सटेंशन हो जाएगी थर्स्ट की, जो प्यास थी आपके अंदर दोबारा डिज़ायर्स की दोबारा पैदा होने की, वो ख़त्म हो जाना। ठीक है, अनकंडीशनड, ये सारे वर्ड हैं देखिए, निरोध होना, निरोध होना, सिसेशन, निब्बान, ये सारे वर्ड्स क्या हैं, देखिए ये देखिए विराह, ये सारे वर्ड दो, ये सारे जो वर्ड्स हैं ये आपके मोक्ष को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये आपका थर्ड नोबल ट्रुथ था, सिसेशन ऑफ सफरिंग, दुखों का निरोध, दुखों की समाप्ति। चलिए फोर्थ में आते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। फोर्थ जो है वो आपको वेज बताता है जिससे आप इन दुखों को ख़त्म कर सकते हो, और वही आपके क्या है, 8 फोल्ड पाथ या फिर अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मतलब अष्ट मतलब ही 8 है, तो 8 फोल्ड पाथ क्या क्या है ज़रा ध्यान से देखिए। पहले तो ये नाम याद होने चाहिए आपको सारे, इसके अलावा ये जो नाम है ना इसी के बहुत सारे नाम है, जैसे राइट व्यू की जगह राइट अंडरस्टैंडिंग भी लिख कर आ सकता है। ये देखिए राइट एस्पिरेशन, उसकी जगह राइट इंटेंशन, राइट थॉट, राइट रिजॉल्व, कुछ भी लिख कर आ सकता है। तो जितने मुझे लगा एग्जाम में आए हैं मैंने सारे मेंशन कर दिए हैं, तो पूरे पूरे याद करिएगा। और हाँ, ये जो साइड में ये संस्कृत लैंग्वेज में या पाली लैंग्वेज में लिखा है ये भी याद करिएगा, जैसे राइट स्पीच तो समक्य वाक्य, राइट कंडक्ट तो समक्य कर्म। तो ये सारे आपको याद रखने हैं। आप खुद ही हेडिंग देखो, ये क्या थी, ये 8 फोल्ड पाथ है जिसकी मदद से दुखों को ख़त्म कर सकते हो। तो ये वही तो है क्या, मतलब अच्छा बोलो, सच अच्छी स्पीच रखो, मधुर स्पीच रखो, गलत मत बोलो, कंडक्ट मतलब अपने कर्म अच्छे रखो, लाइवलीहुड मतलब जॉब अच्छी करो, कि ऐसा नहीं कि तुम हथियार बेच रहे हो या अल्कोहल बेच रहे हो, ऐसा कुछ नहीं। तो ये 8 आपको याद करने, राइट एफर्ट, राइट अवेयरनेस एंड राइट कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, यहाँ पे भी देख लेते हैं हिंदी में भी, समक्य दृष्टि रखो, समक्य संकल्प हो, समक्य वाक्य, समक्य कर्म, समक्य आजीविका होनी चाहिए, मतलब कैसे अपना जीवन व्यतीत कर रहे हो, समक्य व्यायाम, समक्य स्मृति, समक्य समाधि। ठीक, एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये जो आपके 8 फोल्ड पाथ है ना, 8 तरीके जिससे आप दुखों को ख़त्म कर सकते हो, इसको ना 1 सेकेंड, हाँ इसको ना हम डिवाइड कर सकते हैं 3 पार्ट्स में। जो आपके पहले के 2 है ना, ये राइट व्यू और राइट एस्पिरेशन, ये कहलाते हैं आपके, कहाँ चले गए, हाँ ये रहा, ये कहलाते हैं आपके विजडम, मतलब ये विजडम वाले ग्रुप में जाते हैं, क्योंकि ये दोनों ज्ञान से रिलेटेड है। राइट व्यू अभी बताऊंगी सबका मतलब। राइट व्यू का बेसिकली ये मतलब होता है कि आप ये एक्सेप्ट कर रहे हो फर्स्ट नोबल ट्रुथ की, हाँ हमारे जीवन में बहुत सारी सफरिंग है। राइट एस्पिरेशन मतलब आपको ज़्यादा लग्जरी वगैरह की नहीं पड़ी होनी चाहिए, आपके अंदर ये ज्ञान होना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत, मुझे मतलब ये जो सेंसेशंस है, अटैचमेंट है, इनसे दूर रहना है। तो ये विजडम है, विजडम मतलब ज्ञान। फिर ये आपके 3 आते हैं, स्पीच, कंडक्ट और लाइवलीहुड, मतलब अच्छा बोलना, अच्छे कर्म करना
और ऑक्यूपेशन अच्छा चुनना जिससे किसी को दुख ना पहुँचे। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है, आपकी मोरालिटी मोरल्स क्या होता है, यही ना कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या सही है करना क्या गलत है करना। फिर आखिरी के जो 3 बचते हैं, राइट एफर्ट, राइट अवेयरनेस एंड राइट कॉन्सेंट्रेशन, ये तीनों माइंड से रिलेटेड है। तो ये आपके कौन से ग्रुप में आते हैं, कॉन्सेंट्रेशन वाले ग्रुप में। इसी को मेंटल डिसिप्लिन भी कहते हैं। मैंने ये आगे भी लिख दिए हैं, आप देख सकते हो, ये देखिए। ठीक है, इसी के भी देखो बहुत सारे नाम होते हैं, जैसे ये विजडम वाला जो ग्रुप बताया, इसी को आप प्रज्ञा भी बोल सकते हो, इंटेलिजेंस, अंडरस्टैंडिंग, किसी भी नाम से आ सकता है। इसमें कौन से आते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड, राइट व्यू एंड राइट रिजॉल्व। ठीक है, दूसरा शिला, एथिकल कंडक्ट या मोरल, इसमें आपके ये 3 आते हैं, राइट स्पीच, राइट कंडक्ट एंड राइट लाइवलीहुड। ठीक है, ऐसा क्यों, क्योंकि ये आपको मोरालिटी सिखा रहे हैं, क्या करना सही है क्या करना गलत है। फिर समाधि, मेंटल डिसिप्लिन, इसमें आपके 6, 7, 8 आते हैं। अगेन सीक्वेंस याद रखिए, राइट एफर्ट, राइट अवेयरनेस एंड कॉन्सेंट्रेशन, ये आपको माइंड को कंट्रोल करना सिखाते हैं, इसलिए ये किस में आते हैं, मेंटल डिसिप्लिन में। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, याद करिएगा। और यहाँ पे मैंने यही लिखा है कि कौन सा किस में क्यों आता है, जो भी मैंने आपको वर्बली बताया है। अब सबका मतलब थोड़ा थोड़ा देख लो। राइट व्यू एंड अंडरस्टैंडिंग, समझ की दृष्टि का मतलब है कि आप ये एक्सेप्ट कर रहे हो कि हाँ लाइफ में सॉरो है, दुख है, किसकी वजह से, डिज़ायर की वजह से। मतलब इसको एक्सेप्ट करोगे तभी तो आप ये डिज़ायर्स को छोड़ोगे, वरना छोड़ोगे ही नहीं। फिर राइट एस्पिरेशन, रिजॉल्व क्या है, संकल्प क्या है, संकल्प ये है कि आप ये अवॉइड करोगे इंडल्ज होना, मतलब घुसना लग्जरी और ये प्लेजर, इन सब चीज़ों में, मतलब इनकी लालसा या फिर इनकी डिज़ायर्स नहीं रखोगे कि मुझे प्लेजर मिले या लग्जरी मिले, ये सारी चीज़ें। ठीक, तीसरा, ये दोनों क्या थे आपके, देखो नॉलेज से रिलेटेड है दोनों, ज्ञान से रिलेटेड, कि आप इतना ज्ञान रखते हो कि मुझे ये पता है डिज़ायर की वजह से दुख है। दूसरा, मुझे अपने ऊपर क्या रखना है, ये ज्ञान मेरे पास है कि मुझे लग्जरी और ये प्लेजर इन सब से दूर रहना है, ऐसा संकल्प रखना है। अब आता है आपका तीसरा, जो आपको मोरालिटी सिखा रहा है। कौन सा, पहला क्या है, राइट स्पीच, मतलब अच्छा बोलना है, सच बोलना है, जेंटली बोलना है, प्यार से बोलना है, झूठ नहीं बोलने हैं, गंदे शब्द नहीं बोलने हैं, दूसरों की बुराइयां नहीं करनी है। ठीक है, ये मोरालिटी सिखा रहा है आपको। देन मोरालिटी के अंदर दूसरा क्या है आपका, राइट कंडक्ट, मतलब अच्छे कर्म करने हैं, अच्छे एक्शंस करने हैं। ये अच्छे एक्शंस कैसे होंगे, 5 शिला पे बेस्ड है, 5 वाउस पर बेस्ड है, मतलब किसी को मारना नहीं है, किसी कुछ चोरी नहीं करना है, सेंशुअलिटी नहीं करनी है, और अनसेल्फिश झूठ नहीं बोलना है, और इंटॉक्सिकेशन नहीं करना है, यानी कि नशा ये सब नहीं करना है। आपका ये देखिए नेक्स्ट क्या है, राइट लाइवलीहुड, मतलब आपकी आजीविका कैसी होनी चाहिए, मतलब ऐसी जॉब करो जिससे किसी को दुख ना पहुंचे, या मतलब सफ़र ना करे कोई और इंसान आपकी वजह से। जैसे कि आप वेपन्स मत बेचो, हथियार मत बेचो, अल्कोहल मत बेचो, ऐसा नहीं कि एनिमल को दुख पहुंचा रहे हो, नहीं। तो ये जो 3 आपके हैं, स्पीच और एक्शन और ये क्या था, लाइवलीहुड, ये तीनों क्या है, आपको मोरालिटी सिखा रहे हैं, इसीलिए ये किस ग्रुप में आते हैं, आपके मोरल डिसिप्लिन में। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये रहा नेक्स्ट क्या है, राइट एफर्ट्स। अब आपको प्रयास भी अपने अच्छे रखने हैं, आपको अपने माइंड को कंट्रोल रखना है, अपने थॉट्स को कंट्रोल रखना है। ठीक है, और फिर क्या है, अवेयरनेस, आपको अवेयर एंड माइंडफुल रहना है। ये देखिए, इसमें कॉन्सेंट्रेट करना आना चाहिए, मेडिटेशन करना आना चाहिए। तो ये जो 3 है आपका, एक एफर्ट वाला, फिर उसके अलावा ये अवेयरनेस वाला एंड कॉन्सेंट्रेशन वाला, अगर आप ये ध्यान दो, ये आपको माइंड को कंट्रोल करना सिखा रहे हैं। तो ये आपके मेंटल डिसिप्लिन में आते हैं, किस में आते हैं, मेंटल डिसिप्लिन। और ये वाले जो मैंने बताए थे, 1 सेकेंड, हाँ, ये वाले जो मैंने बताए थे प्लस स्पीच, वो किस में आते थे, मोरल डिसिप्लिन। ये है मोरल डिसिप्लिन, और इसके बाद वाला जो मैं आपको बता रही हूँ वो है मेंटल डिसिप्लिन। ठीक है, चलिए आगे चलता है। होप ये 4 नोबल ट्रुथ्स आपको समझ आ गए होंगे। हर नोबल ट्रुथ को डिटेल में बताया है, वो भी समझ में आ गया होगा, और ये जो 8 फोल्ड पाथ्स हैं वो भी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। एंड करके जाइएगा ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, रीड करते हैं। द पाथवे टू लिबरेशन इन बुद्धिज्म कंसिस्ट ऑफ, बताइए जो पाथवे बताया गया है जिससे आप लिबरेट हो जाओगे, यानी कि क्या, निर्वाण हासिल कर दोगे, मोक्ष प्राप्ति हो जाएगी, वो कितने स्टेप्स में होता है, कितने वेज बताए गए हैं उसके, बताइए। बहुत ही ईजी है, 8 स्टेप्स, यही 8 फोल्ड पाथ्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
in the context of path to reach a state free from misery as recommended by Buddha, which of the following is not amongst those 8 steps or rules? मतलब ये जो 8-fold path का आपको 8 चरणों का ये बताया गया है पूरा, उसमें से कौन सा यहाँ पर नहीं दिया गया है? देखिए 4 दिए गए, इनमें से कोई एक गलत है, बताइए कौन सा गलत है? अगर आपको वो याद है जो मैंने प्रॉपर लिस्टिंग दी है तो आप कर लोगे। पॉज करिए और थोड़ा सा दिमाग लगाइए। आई होप आपने सही आंसर निकाला होगा। राइट नॉलेज इज़ द करेक्ट आंसर। राइट नॉलेज ऐसा कोई भी पाथ नहीं था। राइट नॉलेज क्या था? राइट नॉलेज तो वो ग्रुप था विजडम वाला। इसके अंदर तो खुद ही 2 आते हैं, राइट व्यू और राइट एस्पिरेशन, खुद ही इसके अंदर 2 आते हैं। तो ये तो ग्रुप था ना, विजडम और नॉलेज वाला, ये वो पाथ थोड़ी था। आपने उन पाथ्स को 3 ग्रुप में डिवाइड किया था, तो वो एक ग्रुप का नाम है विजडम। विजडम मतलब नॉलेज, तो यहाँ तो ग्रुप का नाम दे दिया, इसलिए द करेक्ट आंसर इज सही ज्ञान। ऐसा कोई भी स्टेप नहीं है 8-fold पाथ में। अगला देखते हैं, इन द 8-fold नोबल पाथ गिवन बाय बुद्धा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिस ऑफ राइट नॉलेज। अब देखिए यहाँ पे ग्रुप दे दिया गया है कि जो बुद्धा ने 8-fold पाथ बताए गए हैं, 8 ये मार्ग बताए हैं, उनमें से जो आपने ग्रुप बनाए हुए हैं, राइट नॉलेज वाला जो आपका ग्रुप है, उसके अंदर कौन से 2 आते हैं बताइए? ग्रुप बनाया था ना आपने, विजडम का, शिला का और एक वो मेंटल डिसिप्लिन वाला। तो जो राइट नॉलेज वाला ग्रुप है उसके अंदर कौन से 2 आते हैं? पॉज करिए और आंसर करिए। यस, आई थिंक आपने आंसर निकाल लिया होगा। 4th राइट रिजॉल्व, ये आपका 2nd वाला। राइट फेथ, ये आपका 1st वाला। राइट व्यू वाला ये कौन सा है? देखो फेथ लिखकर आ गया व्यू की जगह। ठीक है, आगे चलते हैं। ओके, इन टर्म्स पढ़ते हैं। इन टर्म्स ऑफ बुद्धिस्ट फिलॉसफी विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉन्ट्रीब्यूटिव टू राइट नॉलेज। अगेन देखो फिर से वही आ गया, लेकिन वर्ड अलग लिखे होंगे। राइट नॉलेज, ये राइट नॉलेज वाला ग्रुप था, विजडम वाला ग्रुप था, उसके अंदर कौन से 2 आते हैं बताइए? पॉज करिए और बताइए। ये तो बहुत ही मतलब कुछ भी चेंज नहीं किया, बिल्कुल एज इट इज़ दिया है। आई होप आंसर निकाल लिया होगा आपने। द राइट आंसर इज राइट फेथ एंड राइट रिजॉल्व, सही आस्था और सही संकल्प। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। 4 नोबल ट्रुथ्स हमारे ओवर हो गए हैं। अब नया टॉपिक है बुद्धिज्म के अंदर, द डॉक्ट्रिन ऑफ मोमेंटेरीनेस, यानी कि एक ऐसा सिद्धांत जो बता रहा है कोई भी चीज़ हमेशा नहीं रहती, कुछ मोमेंट के लिए ही रहती है। ठीक है, ये जो सिद्धांत है ना वो भी किस पर बेस्ड है आपका? कौन सा था? हाँ, डॉक्ट्रिन ऑफ डिपेंडेंट ओरिजिनेशन पर। ये रहा, देखिए। हाँ, ये जो आपका सिद्धांत है डॉक्ट्रिन ऑफ मोमेंटेरीनेस, ये किस पर बेस्ड है? ये डॉक्ट्रिन ऑफ डिपेंडेंट ओरिजिनेशन, जो आपने 2nd नोबल ट्रुथ पढ़ा था, प्रत्यय समुत्पाद। ठीक है, उसी पे जो वो बोल रहा था हर चीज़ कॉज का, हर कॉज का एक इफेक्ट है, फिर ये जो इफेक्ट है फिर वो खुद क्या बन जाता है? कॉज, और नई चीज़ एक इफेक्ट क्रिएट करता है। तो ठीक है, तो ये है आपका डिपेंडेंट ओरिजिनेशन जो 2nd नोबल ट्रुथ में पढ़ा था। तो क्या है? डॉक्ट्रिन ऑफ मोमेंटेरीनेस इसी पर बेस्ड है। ठीक, अब दूसरा पॉइंट यहाँ पर ध्यान दीजिए कि इसका दूसरा नाम क्या है? डॉक्ट्रिन ऑफ मोमेंटेरीनेस को डॉक्ट्रिन ऑफ इम्परमानेंस भी कहते हैं। इम्परमानेंस मतलब क्या है? वो इम्परमानेंस का मतलब वो चीज़ जो परमानेंट नहीं है, ऐसी चीज़ जो परमानेंट नहीं है, अनित्यवाद। ठीक, अब ये कहता क्या है? अब जैसे अगर आप ध्यान दो, जो आपका डिपेंडेंट ओरिजिनेशन वाला था इसी पर तो आधारित है ये वाला। अगर कोई कॉज है उसका इफेक्ट आ रहा है, अब ये इफेक्ट हट के कॉज बन जाएगा एक नई चीज़ का। ठीक है, अब इसकी वजह से ये हो रहा है, इसकी वजह से ये हो रहा है। ठीक, अब ये अगर इफेक्ट है तो ये इसका कॉज रहा होगा कि नहीं रहा होगा? राइट, तो आप देख रहे हो हर चीज़ बदलती जा रही है। जो चीज़ पहले इफेक्ट थी अब बन गई है कॉज, तो ये बदल रहा है ना, परमानेंट तो है नहीं। तो यही तो हुआ द डॉक्ट्रिन ऑफ मोमेंटेरीनेस। हर चीज़ क्या है? कुछ मोमेंट के लिए, हमेशा नहीं है। जैसे यहाँ पे आपने देखा इफेक्ट था, लेकिन अब वो हट के क्या बन गया है? कॉज। राइट, अब वो इसका क्या बन गया है? नया, अब इसका इफेक्ट निकल आया है। तो आई होप ये आपको समझ आया। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका डॉक्ट्रिन ऑफ कर्मा। ये जो आपका है सिद्धांत कर्म का, ये भी किस पर आधारित है आपके? अगेन डॉक्ट्रिन ऑफ डिपेंडेंट ओरिजिनेशन। ठीक है, इसी पर ही आधारित है। अब ये अगेन वही कह रहा है, कर्मा क्या होता है भाई? अब तुम्हारे संग जैसा हो रहा है, मतलब जैसा तुम करोगे वैसा ही भुगतोगे, मतलब जैसा तुमने किया है वैसा ही उसका इफेक्ट होगा। जो कॉज था वही इफेक्ट होगा, जैसा किया वैसा भुगता।
ठीक है, अब ये क्या है, कर्म यही होता है। और अगर आप ध्यान दो तो ये क्या बन गया फिर से, अब ये इफेक्ट है, अब ये कॉज बन जाएगा, इसका इफेक्ट निकल आएगा। तो ये क्या बन गया, ये डिपेंडेंट ओरिजिनेशन वाला ही तो कॉन्सेप्ट आ गया, दोबारा आ गया कि नहीं आ गया। तो लॉ ऑफ कर्मा अगेन किस पर बेस्ड है, डॉक्ट्रिन ऑफ डिपेंडेंट ओरिजिनेशन पर। ठीक है, जो कि क्या बताता है, हर कॉज का एक इफेक्ट है, फिर वही इफेक्ट बन जाता है कॉज, फिर ये साइकिल ऐसे करके चलती रहती है। तो यही आपकी क्या है, कर्मों की साइकिल है। मान लीजिए आपका जो अभी प्रेजेंट चल रहा है, जो आपका वर्तमान है, वो किस पर आधारित है, वो किसकी वजह से, आपके पास्ट की वजह पे है। और आपका जो फ्यूचर आने वाला है वो किस पर आधारित है, आपके प्रेजेंट पर आधारित है। तो ये हमेशा चलता रहता है कर्मों का खेल। सो आई होप आपको ये समझ आया होगा। ये बहुत डिटेल में मैंने करा भी नहीं रही हूँ आपको, क्योंकि इससे अभी तक तो क्वेश्चन नहीं आया है, लेकिन आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि बुद्धिज्म इनके बारे में क्या कहता है। अब ऐसे ही तीसरा देख लीजिए, द डॉक्ट्रिन ऑफ नॉन सोल और नॉन सेल्फ। ठीक है, आत्मा के बारे में है कि आत्मा है नहीं है तो कैसी है। तो जो आपके बुद्धिज्म है वो रिजेक्ट करता है कॉन्सेप्ट ऑफ परमानेंट सोल। वो कहता है परमानेंट आत्मा नहीं होती, वो कहता है आत्मा है लेकिन कैसी है, कैसी है, चेंजिंग सोल है, चेंजिंग मतलब एक ऐसी आत्मा है जो बदलती रहती है, सेम वो नहीं है। आई नो ये सब बहुत कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, क्योंकि वो है ही फिलॉसफी तो ऐसे होती ही है। तो थोड़ा सा बियर करिए, आई नो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है ये सब, पर थोड़ा समझने की कोशिश करिए। ठीक है, तो ये पॉइंट बस इतना याद रखिए आप। जो बुद्धिज्म है वो कह रहा है परमानेंट सोल नहीं होती, कैसी सोल होती है आपकी, चेंजिंग सोल होती है। और ये ऐसा क्यों कह रहा है, क्योंकि वो कह रहा है, हमने 5 एग्रीगेट्स पढ़े। 5 एग्रीगेट्स अगर आप याद करो, जब मैंने आपको फर्स्ट नोबल ट्रुथ कराया था तो मैंने बोला था कि सफरिंग 3 टाइप की होती हैं। तो जो मैंने आपको तीसरे टाइप की सफरिंग बताई थी, थर्ड टाइप की, उसके मैंने 5 टाइप बताए थे, 5 टाइप ऑफ अटैचमेंट बताए थे, 5 टाइप ऑफ एग्रीगेट बताए थे। तो ये वही है। तो यहाँ बोला जा रहा है कोई भी इंसान है, उसका जो अस्तित्व है वो बना है तो क्यों बना है, वो 5 एग्रीगेट से ही तो बना है, मैटर। अब उसकी क्या कहते हैं, फीलिंग्स, उसका परसेप्शन, उसका मेंटल फॉर्मेशन और उसका कॉन्शियसनेस, इन्हीं 5 चीज़ों से तो बना है। और अगर आप इन वर्ड्स को ध्यान दो तो ये सारे वर्ड्स कौन से हैं, जो आपके भव चक्र में आ रहे थे वही तो है ना। और भव चक्र तो खुद ही बता रहा है कि जो कभी कॉज था अब वो क्या है, इफेक्ट है, जो कभी इफेक्ट था अब वो कॉज है। तो आप देख रहे हो चीज़ें क्या कर रही हैं, चेंज होती जा रही है। तो जो आपकी सोल है, जो बनी किन से है, इन 5 चीज़ों से बनी है। ये 5 चीज़ें तो खुद ही चेंज हुई जा रही हैं। जब ये 5 चीज़ें खुद ही चेंज हुई जा रही हैं तो सोल परमानेंट कैसे हो सकती है। आप समझ रहे हैं इस चीज़ को। सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। एक बार फिर से शॉर्ट में बताती हूँ। वो रिजेक्ट करता है परमानेंट सोल के कॉन्सेप्ट को। वो कहता है सोल है लेकिन कैसी है, चेंजिंग है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारी सोल बनी होती है इन 5 एग्रीगेट से, और ये 5 एग्रीगेट्स तो खुद ही क्या होते रहते हैं, चेंज होते हैं। जैसा कि हमने कहाँ देखा है, डिपेंडेंट ओरिजिनेशन वाले सिद्धांत में देखा है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये सब वही है जो मैंने आपको बताया है। नेक्स्ट वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक इज रिचुअल्स। बुद्धिस्ट एजुकेशन से रिलेटेड 2 रिचुअल्स आपके लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट है आपका पबाजा। ये जो पबाजा आपकी सेरेमनी है ये कब की जाती है, जब कोई बच्चा अपनी फॉर्मल एजुकेशन स्टार्ट कर रहा होता है, उस टाइम ये रिचुअल, ये सेरेमनी करते हैं। पबाजा मतलब ही होता है मतलब बाहर जाना, मतलब वो अपने घर से निकल कर अब जा रहा है कहाँ पर, संघ में। संघ मतलब जहाँ पे उसको एजुकेशन मिलेगी। ये कब किया जाता है, जब बच्चा 8 साल का होता है, उसका हेड शेव कर दिया जाता है, येलो कलर के कपड़े पहनता है और वो एक ओथ लेता है। ठीक है, एक शपथ लेता है। ठीक, और शपथ के बाद वो कहलाने लगता है श्रमान। समझिए ये बहुत ईजी सा है। कब करते हैं, जब वो अपनी फॉर्मल एजुकेशन स्टार्ट कर रहा होता है, तब ये वाली सेरेमनी की जाती है। फिर उसके बाद सेकंड सेरेमनी जो है उसका नाम है उपसंपादा। उपसंपादा कब करते हैं, जब बच्चा मतलब 12 साल पढ़ लेता है। ठीक है, 12 साल मतलब पबाजा के बाद उसने 12 साल पढ़ाई कर ली। उसके बाद ये जज किया जाता है क्या ये जो बच्चा आया था वो मतलब फिट है कि नहीं है परमानेंट मॉनेस्ट्री में रहने के लिए। अगर वो फिट है, मतलब परफेक्ट है कि वो यहाँ पे रह सकता है मॉनेस्ट्री में हमेशा, ठीक है, तब ये सेरेमनी की जाती है। ठीक है, इस रिचुअल के बाद अगर कोई मेल मॉन्क था तो उस मंक को भिक्षु कहते हैं, अगर कोई फीमेल थी तो उसे भिक्षुणी कहते हैं। ठीक है, और इस रिचुअल के बाद, इस सेरेमनी के बाद उस इंसान को फुल फ्लेश्ड मेंबर मान लेते हैं उस संघ का।
तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। टोटल 22 साल की एजुकेशन होती है, जिसमें से पबाजा सेरेमनी के बाद 12 साल पढ़ता है बच्चा, और 12 साल के बाद उपसंपाद आपकी ये वाली सेरेमनी होती है। अगर ये सेरेमनी हो गई तो इसके बाद आप 10 साल और एजुकेशन प्राप्त करते हो। अगेन ये तभी होगी जब आप परफेक्ट हो गए, फिट हो गए उस संघ में रहने के लिए। आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन भी आया था इससे, चलिए पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। अब यहाँ पे आपको 4 स्टेटमेंट दिए गए, बताना है कौन से ट्रू हैं। पॉज करिए वीडियो को और खुद आंसर देने की कोशिश करिए। आई होप आपने आंसर निकाल लिया होगा। डिस्कस करते हैं। पहला है बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह एक ऐसी रिचुअल बताई जा रही है जो कहाँ की जाती है, मुस्लिम एजुकेशन में की जाती है। जब बच्चा कितने साल का होता है, 4 साल 4 महीने और 4 दिन। बिल्कुल करेक्ट, ये मैंने आपको पढ़ाया है अपने लेक्चर में पहले, PYQs जब मैं करा रही थी। नेक्स्ट, पबाजा एक ऐसी रिचुअल है जो 8 साल में की जाती है और बुद्धिज़्म एजुकेशन में की जाती है। करेक्ट। देन आपका आता है उपसंपाद। ये एक रिचुअल है, बुद्धिस्ट एजुकेशन में की जाती है और तब की जाती है जब हम मान लेते हैं कि वो इंसान परमानेंट मेंबर होने के लिए तैयार है संघ का। अभी जस्ट मैंने आपको कराया। करेक्ट। देन एक होता है आपका उपनयन। उपनयन एक ऐसी रिचुअल है जो कहाँ पे की, जो कब की जाती है, देखिए कितनी बार की जाती है। एक बार 8 साल में, 11 साल में, 12 साल में, 15 साल में, लेकिन अलग अलग वर्णा के लिए। वर्णा क्या होते हैं आपके, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, ये लेवल्स के लिए। तो 8 साल है ब्राह्मण्स के लिए, 11 साल है आपके क्षत्रियों के लिए, 12 साल है वैश्य के लिए और 15 साल शूद्र के लिए। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये स्टेटमेंट आपका क्या है, गलत है। पहले के ये 3 तो सही थे, ये वाला गलत क्यों हो गया, सिर्फ एक पॉइंट की वजह से। 15 साल बोला जा रहा है शूद्रास के लिए, शूद्रास के लिए ये होती ही नहीं है। ठीक है, अगर बस इतना लिखा होता तो आपका आंसर सही था कि 8 साल ब्राह्मण्स के लिए, 11 साल क्षत्रिय के लिए, 12 साल वैश्यास के लिए, ये सही है। लेकिन ये शूद्रा जो लिख दिया 15 साल, इसकी वजह से गलत हो गया। इनके लिए नहीं होती है, और ये जो होती है ये भी मार्क करती है कि बच्चा अब फॉर्मल एजुकेशन में जाने वाला है, तो ये गलत हो गया। देन वल्लभी एंड जगदल्ला, ये सेंटर्स हैं वैदिक एजुकेशन के, बिल्कुल गलत। ये सेंटर्स हैं आपके बुद्धिस्ट एजुकेशन के। किसके हैं, बुद्धिस्ट एजुकेशन के, तो ये भी गलत हो गया। सो द राइट आंसर इज ABC। सो फर्स्ट है आपका ABC राइट आंसर्स। आगे चलते हैं, मार्क भी कर दिया मैंने यहाँ पे। बुद्धिस्ट एजुकेशन देखते हैं, बस खत्म होने वाला है ये वीडियो, थोड़े से टॉपिक्स बचे। तो जो बुद्धिस्ट एजुकेशन दी जाती थी वो पाली लैंग्वेज में दी जाती थी। जो मेथड यूज़ किया जाता था ओरल, मतलब बोल बोल के पढ़ाते थे लेक्चर मेथड से। जो हायर एजुकेशन के सेंटर थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है इसका, क्योंकि फुल फ्लेज्ड यूनिवर्सिटीज़ एग्जिस्ट कर रही थी बुद्धिज़्म की। क्या क्या थी, नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला, उज्जैन, वल्लभी, ये सारी। इसके अलावा सिर्फ इंडिया के और मतलब के स्टूडेंट्स नहीं होते थे यहाँ पे, म्यांमार, चाइना, थाईलैंड, यहाँ के भी बच्चे पढ़ने आते थे। बहुत इंपॉर्टेंट फीचर ये एजुकेशन ओपन करता था सबके लिए, यानी कि सबको एजुकेशन देता था, इरिस्पेक्टिव आप किसी भी कास्ट के हो, किसी भी क्रीड के हो, किसी भी कलर, रिलीजन या जेंडर के हो, सबको एजुकेशन देता था। ठीक है, इवन विमेंस के लिए भी सेपरेट मोनेस्ट्रीज बनी हुई थी। तो आप देख रहे हो, जब वो क्या कहते हैं, वैदिक एजुकेशन चल रही थी, जिसमें बहुत ज़्यादा था कि बस इनको पढ़ा रहे, उनको नहीं पढ़ा रहे, उसी के रिएक्शन में ये आया था। और आप देख पा रहे हो, इन्होंने ओपन कर दिया एजुकेशन फॉर ऑल। इसके अलावा इंस्टीट्यूशनलाइज्ड एजुकेशन भी यहाँ पर थी। ठीक है, मतलब यहाँ पर प्रॉपर इंस्टीट्यूशन एग्जिस्ट करते थे। इनके इंस्टीट्यूशंस को क्या कहते थे, संघास, मोनेस्ट्री कहते थे। ठीक है, विरास कहते थे। नेक्स्ट देखते हैं, जो टीचर और स्टूडेंट की रिलेशनशिप थी वो बहुत ही ज़्यादा प्योर एंड एफेक्शनेट थी। देन दूसरा, जो ऑक्यूपेशनल एजुकेशन थी ना, जो वोकेशनल एजुकेशन जिसे हम कहते हैं, वो पार्टली थी, मतलब पूरा इस पे बेस्ड नहीं था, कुछ ही पोर्शन था जो वो ये कराते थे, एनिमल हस्बेंड्री या फिर एग्रीकल्चर, पेंटिंग, म्यूज़िक। बाकी आप क्या बोल सकते, थेरेटिकल पार्ट होता है, उस पर बेस्ड थी। देन करिकुलम देखिए, करिकुलम क्या था उनका, आपने त्रिपिटक पढ़े हैं। ये त्रिपिटक मैंने आपको बताया था, जितने भी त्रिपिटक 3 टाइप के थे, सुत्ता, वीरानास और वो अभिधमा।
ठीक है। तो यही करिकुलम था, करिकुलम में यही चीज़ें पढ़ाई जाती थी और करिकुलम को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था। एक लोअर लेवल में सिर्फ पढ़ना लिखना और गणित सिखाते थे। हायर लेवल में आपको रिलीजन, फिलॉसफी, मेटाफिजिक्स ये सारी चीज़ें क्या करते थे, पढ़ाने लगे थे। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा पाठ्यक्रम वाला कि क्या पढ़ाते थे। जो त्रिपिटक थे जो मैंने अभी बताए थे आपको, 3 बास्केट ऑफ नॉलेज, वो पढ़ाए जाते थे। और लोअर लेवल पे पढ़ना लिखना गणित और उच्च लेवल पे बाकी जो डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट्स होते हैं, लाइक तत्व हो गए, दर्शन हो गया, तर्कशास्त्र हो गया, ये सारी चीज़ें। डिसिप्लिन कैसा था, आइडियलिस्टिक मॉडल था, यानी कि खुद ही बच्चा खुद सेल्फ कंट्रोल करे। ऐसा नहीं कि उसे किसी को बोलना पड़ रहा है कि अरे तुम ये डेली करो, जल्दी उठा करो, जल्दी सोया करो, कोई नहीं, खुद ही कर रहे थे, खुद ही उन्होंने अपने ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगाए। ऐसा उनको बोला गया था। जो 8 फोर्ड पाथ है वो खुद ही फॉलो करते थे। जो 10 एडवाइसेस उन्होंने पबाजा सेरेमनी के टाइम ली थी, खुद ही उसको फॉलो करते थे। जो संघ जहाँ पे रहते थे उसके रूल्स भी खुद फॉलो करते थे। रोल ऑफ टीचर, एक टीचर का रोल क्या था, एक टीचर का रोल था कि वो अपने स्टूडेंट का हर तरह का डेवलपमेंट कराए, फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल एंड मोरल। आगे देखते हैं मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। ये तो अब आपको समझ आ ही गया होगा। मेरिट्स क्या थे कि भाई इनके इंस्टीट्यूशन एग्जिस्ट कर रहे थे, फुल फ्लेज यूनिवर्सिटीज़, बिल्कुल नैरो नहीं थे, सबको एजुकेशन दे रहे थे, है ना, डेमोक्रेटिक थे नेचर में, और हर तरह का डेवलपमेंट हो रहा था बच्चे का, फिजिकल पनिशमेंट नहीं थी। डीमेरिट्स क्या थे कि इन्होंने ना, जैसे कि आपने देखा, वोकेशनल एजुकेशन ही बिल्कुल छोड़ दी थी, है कि नहीं, बहुत ही कम कराते थे। तो उन्होंने मटीरियल प्रॉस्पेरिटी और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को क्या कर दिया था, नेग्लेक्ट कर दिया था। इसके अलावा बच्चे को ना बहुत अर्ली एज में अपना घर छोड़ के पढ़ने जाना पड़ता था, 8 ईयर्स में। तो ये भी एक डीमेरिट था, जब बहुत ही मतलब कम उम्र में परिवार छोड़ना पड़ता था। बहुत ज़्यादा डेमोक्रेसी होती है तो फिर डिसिप्लिन भी, आप समझ रहे हो ना, ब्रेक होने लगता है। तो ये भी एक इसका डीमेरिट काउंट किया जाता है। आखिरी टॉपिक, सेक्ट्स ऑफ बुद्धिज्म। सेक्ट्स मतलब होता है ग्रुप। जो बुद्धिज्म था, ऐसा तो है नहीं कि सबके सेम व्यूज़ होंगे, उसके अंदर भी थोड़े थोड़े ना व्यूज़ अलग हो जाते हैं। तो 2 मेन जो सेक्ट्स थे वो क्या थे, महायाना और दूसरा हीनयाना। हीनयाना ही आपका क्या कहलाता है, थेरवेद। ठीक है, याद रखिएगा। तो इन दोनों में अंतर क्या था, जो महायाना है उसे कहते हैं ग्रेट व्हील, जो हीनयाना है उसे कहते हैं लेसर व्हील। अब बहुत ईजी है। जो ग्रेट व्हील महायाना है ना, वो मानता था कि सबका सैल्वेशन कराएंगे, मतलब सबको मोक्ष दिलाएंगे, सबको निर्वाणा दिलाएंगे। जबकि जो हीनयाना था वो थोड़ा इंडिविजुअल फोकस था। मतलब वो कहता था कि सिर्फ पर्सनल लिबरेशन पे फोकस करता था, कि मतलब अपने को लिबरेट कर लो, दूसरे कर पा रहे नहीं कर पा रहे उन्हें इतनी उसकी परवाह नहीं थी। लेकिन जो महायाना है वो कह रहा था यूनिवर्सल, मतलब सबका करवाना है। तो सबका कैसे करवाओगे, उसके लिए वहाँ पर क्या एग्जिस्ट करते थे, आपके बुद्धा एग्जिस्ट करते थे। ठीक है, बोधिस्त्व एग्जिस्ट करते थे। बोधिस्त्व क्या करते थे, ये वो लोग होते हैं जो खुद का मोक्ष डिले कर देते हैं, रोक देते हैं, ताकि वो पहले दूसरों को करवा दें निर्वाणा या फिर मोक्ष की प्राप्ति, उसके बाद खुद करेंगे। मतलब ये कर सकते हैं लेकिन उन्होंने अपना डिले कर दिया ताकि वो क्या कर पाए, आपकी हेल्प कर पाए करने में मोक्ष की प्राप्ति। यहाँ पे स्क्रिप्चर या कैनन्स क्या थे, एक लोटस गॉस्पेल एंड सुखवती व्यू। और यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर जो थीरावेदा है वो किससे एसोसिएटेड है, आपके हीनयाना से। सो आई होप समझ आ गया होगा। एक लाइन में बताऊँ तो महायाना कहता था सबका लिबरेशन कराएंगे, उसके लिए यहाँ पे बोधिस्त्व या फिर बुद्धा रहते थे जो अपना सैल्वेशन, अपना लिबरेशन, अपना मोक्ष, अपना निर्वाणा डिले करते थे कि चलो हम बाद में कर लेंगे, पहले दूसरों की हेल्प कर देते हैं। लेकिन हीनयाना बहुत ही पर्सनल अप्रोच थी, वो क्या करती थी, वो अपने पे फोकस करी थी कि हम कर लेते हैं पहले अपना सैल्वेशन, अपनी क्या कहते हैं, निर्वाणा हासिल कर लेते हैं। तो ये पॉइंट डिफरेंस के मैंने यहाँ लिख दिया। इसका नाम है ग्रेटर व्हील महायाना, ये है लेसर व्हील। यहाँ पे यूनिवर्सल सैल्वेशन, यहाँ इंडिविजुअल सैल्वेशन। एक चीज़ और, जो महायाना है वो सिर्फ ये नहीं कहता था कि हमें सिर्फ दुखों का अंत करना है इसलिए निर्वाण हासिल करो, मोक्ष प्राप्ति करो। वो कहता था नहीं, ये जो आनंद है, पॉजिटिव आनंद निर्वाण का, इसकी प्राप्ति के लिए भी करो। जो हीनयाना था वो सिंपल दुखों को ख़त्म करने के लिए करता था। फिर गॉड का बिलीफ क्या था, देखो महायाना भी गॉड पे बिलीव नहीं करते थे, हीनयाना भी गॉड पे बिलीव नहीं करते थे, लेकिन एक अंतर था। यहाँ पर क्या था, बुद्धा एग्जिस्ट कर रहे थे, स्पिरिचुअल हेल्पर जो अपना मोक्ष डिले करके आपको हेल्प कर रहे हैं। तो कुछ लोग ना इन्हीं की प्रेयर करने लगते थे, इन्हीं को पूजने लगते थे। लेकिन इनको आप पूजते थे, लेकिन इन लोगों का कभी ये नहीं रहा कि वो गॉड, उनको गॉड का स्टेटस नहीं दिया। यहाँ हीनयाना में क्या था, हीनयाना में तो ये ऐसे हेल्पर्स होते ही नहीं थे। ठीक है, ये बुद्धा जो थे उनकी रिस्पेक्ट और ऑनर करते थे, लेकिन कभी उनको गॉड नहीं माना, उन्हें एक ह्यूमन ही कंसीडर किया। ठीक है, बुद्धा को हमेशा एक ह्यूमन टीचर की तरह देखा, कोई डिवाइन पावर वाला नहीं देखा। जबकि जो महायाना है उन्होंने उस बुद्धा को गॉड का
दर्जा इन्होंने भी नहीं दिया, लेकिन इन्होंने बोला कि इनके पास परलौकिक, मतलब ये एक तरह के परलौकिक प्राणी हैं। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, अब देखिए आपने ये जो स्कूल्स पढ़े, बुद्धिज़्म के सेक्ट्स पढ़े, इन सेक्ट्स को आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। जो हीनायाना है वो दो टाइप के हैं, एक आपका है वैभिषिका और एक है आपका है स्वतांत्रिक, ठीक है। महायाना को भी फर्दर दो में डिवाइड कर सकते हो, एक आपका योगाचार, एक माध्यमिक या फिर इसी को कहते हैं मध्यम मार्ग, जिससे आपके कौन जुड़े हैं, नागार्जुना फाउंडर हैं इसके। चलिए क्वेश्चन रीड करते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। हिनायाना इज द नेम ऑफ विच स्कूल ऑफ बुद्धिज्म। ये आया है, PYQ का है। सो आई होप इसका आंसर आपको मिल गया होगा, ठीक है। थेरवाद, थेरवाद क्या है, कुछ और नहीं, हिनायाना ही है। सो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो बेनिफिशियल लगा होगा। अगर बेनिफिशियल लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, और ये PDF अगर आपको चाहिए तो ज्वाइन कर सकते हैं आप चैनल शिक्षा विद स्नेहिल, टेलीग्राम चैनल है। चैनल न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन क्लिक करिए। हमारी PYQ सीरीज़ भी चल रही है, बहुत ही सिस्टमैटिक वे में आपको मैं सारे क्वेश्चंस करा रही हूँ, तो उसको भी ज़रूर देखिए। कोई डाउट है तो कमेंट करिए, शेयर करिए उन लोगों के साथ जिनको आप चाहते हैं कि बुद्धिज़्म आ जाए। सो आई होप सेशन अच्छा लगा होगा। आई नो बहुत लेंदी था, लेकिन आपको मैं उम्मीद करती हूँ बुद्धिज़्म क्लियर हो गया होगा। इसके बाहर शायद ही अब कुछ आए। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो भी मैंने इसमें हाईलाइट किया है, लिखा हुआ है वहाँ पे इम्पॉर्टेंट वाला स्टिकर। तो अगर आप एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले बस देख रहे हो वीडियो, तो आप सिर्फ इम्पॉर्टेंट पार्ट भी करके जा सकते हो, लेकिन अगर टाइम है तो पूरा करो। अगर आप अच्छी प्रिपरेशन करके जाओगे तो आप मतलब दूसरों से आगे ही रहोगे अपनी प्रिपरेशन में। सो चलिए एंड करते हैं इस वीडियो को। थैंक यू एंड सी यू टुमारो।